तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 240 और इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस हफ्ते की ये वाली लास्ट एपिसोड होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड जब नया चैप्टर रिलीज होगा तो उसके बाद ही अपलोड होगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से जो एम्बेसडर वहाँ पर आए हुए होते हैं वो प्रिंस वूजा से कहते हैं वो खास बंदा कहाँ पर है जिसके लिए तुमने बैंक्वेट पार्टी को डिले करवाया था, अभी तक वो यहाँ पर पहुँचा नहीं, क्या वो आने वाला भी है या नहीं। टान वूजा उसे कहता है प्लीज मास्टर आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, मैंने उस बंदे को इनवाइट किया हुआ है, आज वो यहाँ लाजमी पहुंचेगा। हमारे जूजू कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस बार के ग्रेट कंपटीशन में वो भी जरूर हिस्सा लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस पोजीशन को समझ सकते हैं कि इस वक्त मैं कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ, मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा और आपको भी मेरे साथ उसका इंतजार करना पड़ेगा। आपको जो दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ड्रैगन एम्पायर के एम्बेसडर उसे कहते हैं मैं तो यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो स्पेशल बंदा कौन है जिसके लिए हमें इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। साथ साथ डियानफेंग सिटी से आए हुए बाकी के सारे कल्टीवेटर्स और स्टार पवेलियन से आए हुए सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो बंदा कब यहाँ पर पहुंचेगा। जबकि बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट होने वाली है वो लड़का तो अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंचा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि टियानफेंग सिटी से जो एनवी आए होते हैं उनमें से सेकंड नंबर पर जो एनवी होता है वो उसे कहता है मैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियस हूँ कि प्रिंस डान वुडाओ यहाँ पर आने वाला है या नहीं। इन साथ ही वो प्रिंस वूजा से कहता है अगर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर होता तो मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं होते, क्योंकि तुम दोनों एक जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वूजा उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो साफ साफ यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये बात ठीक है कि टियानफेंग सिटी से जो एनवॉय यहाँ पर आए हैं ये उनमें से दूसरे नंबर पर है, इसका रैंक 2 है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। इस डान वूजा भी उसकी इंसल्ट करने के लिए कहता है तुम 7 एनवॉयज में से तुम्हारा फर्स्ट रैंक वाला एनवॉय भी तो यहाँ पर नहीं आया, अगर वो यहाँ पर होता तो फिर ना प्रिंस वुडाओ भी यहाँ पर जरूर आता, कि तुम सभी लोगों के लिए उसको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद सेकंड एनवॉय बेचारा खामोश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी इंसल्ट हो गई है। टियानफेंग सिटी का 7th एनवॉय भी यहीं पर होता है। वो कहता है मैंने सुना है जूजू कंट्री की प्रिंसेस जिंजी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि शादी के लायक हो चुकी है। लगता है कि प्रिंस को हम सभी एनवॉयज में से किसी एक एनवॉय को अपनी बहन के लिए चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी टियानफेंग सिटी के बहुत ही पावरफुल एनवीज हैं और हम लोग पूरी तरह से तुम्हारी बहन से शादी करने के लायक हैं, तो तुम्हें हम में से किसी को चूज करना चाहिए। वो लड़का यहाँ पर ये वाली बात करता है। स्काईमोन और बेन वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। वो उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं इन कमीनों को क्या लगता है कि हम हाई ऑफिशियल्स मर गए हैं जो कि हमारी जगह के ऊपर टियानफेंग सिटी के लोग हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करेंगे। प्रिंस डान वूजा उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी को मेरी बहन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से किसी से प्यार करती है और वो उसके दिल में बसता है, तुम सभी को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़के से तुम लोगों को जल्दी ही मिलाऊंगा। अभी जहाँ पर उन सभी को इस बारे में बता रहा होता है कि उसी वक्त प्रिंसेस और लिनफेंग वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंसेस वहाँ पर अपने भाई से कहती है ब्रदर तुम यहाँ पर किसको किससे मिलाने की बात कर रहे हो। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि लिनफेंग यहाँ पर प्रिंसेस के साथ आया है। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जैसे कुछ तो कह रहे होते हैं, लेकिन लिनफेंग के पास तो पहले से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो कि बहुत ज्यादा प्योर और एलिगेंट है। लड़की के होते हुए प्रिंसेस की किसको क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि स्काईमून लिनफेंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़के की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके इर्द गिर्द जितने भी लड़कियां वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, सभी लड़कियां इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करती हैं। टियानफेंग सिटी का 7th एनवी वहाँ पर लार टपकाते हुए कहता है जिंजी तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जरा इसका फिगर तो देखो, ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्योर और परफेक्ट है, तो बिल्कुल एक गॉडेस की कॉपी लगती है, यानी कि एक गॉडेस की तरह ही दिखाई देती है। लिनफेंग उन सभी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को इतना ज्यादा इंतजार करवा दिया। प्रिंस डान वूजा उसे कहता है कोई बात नहीं, भी हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारा ज्यादा इंतजार नहीं किया, चलो जल्दी से आप बैठ जाओ। जिंजी कहती है ब्रदर मैं यहाँ पर लिनफेंग के साथ आई हूँ, तो क्या मैं भी यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तुझे कहता हाँ ठीक है तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, तुम लिनफेंग के साथ ही बैठ जाओ, दोनों एक ही सीट के ऊपर बैठ जाओ, और वो दोनों वहीं पर एक ही सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। डान वूजा कहता है अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मेंबर्स पूरे हो गए तो हम लोग यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करते हैं। पहला जाम हम लोग यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर वालों के नाम करते हैं। एम्बेसडर यहाँ पर काफी लंबे सफर को तय करके पहुंचे हैं तो उनके नाम पहला जाम। सभी लोग जल्दी से अपना अपना जाम उठाते हैं और उसके साथ चीयर करते हैं और अपने अपने जाम को पी जाते हैं। साथ ही वो दूसरा ग्लास उठाता है और कहता है हमारा दूसरा ग्लास हमारे जूजू कंट्री की ऑनर के नाम, क्योंकि तुम सभी लोग पावरफुल कल्टीवेटर्स यहाँ पर हमारे कंट्री में हमें इनवाइट करने के लिए आए हो। तो सभी लोग फिर दूसरा ग्लास उठाकर पी जाते हैं। यहीं पर एक प्रिंस बैठा होता है जिसका नाम फेंग चैन होता है। फेंग चैन उन लोगों से कहता है हालांकि क्राउन प्रिंस डान वुडाओ यहाँ पर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, जो कि टॉप क्लास के जीनियसेस यहाँ पर आए हुए हैं इस बैंक्वेट पार्टी में। और सभी लोग फिर से अपने ग्लास को चीयर करते हुए पी जाते हैं। इस डान वूजा फिर से यहाँ पर बात को संभालने के लिए कहता है तो टियानफेंग सिटी के 7 एनवीज में से स्ट्रेंथ का एनवी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो
कल्टीवेट कर रहा होगा, इसी तरह मेरा बड़ा भाई भी कल्टीवेट कर रहा है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके, कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक ना सके। लेकिन तुम सभी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रेट कंपटीशन में मेरा भाई भी हिस्सा लेने वाला है, वो भी ग्रेट कंपटीशन में जरूर वहाँ पर प्रेजेंट होगा। एक बार एक और कल्टीवेटर बैठा होता है, वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा शांत मिजाज का होता है। वो उसे कहता है, तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त तुम्हारे बड़े भाई डान वू डाओ का कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो उसकी तरफ देखता और कहता है, ये बंदा बहुत ज्यादा शांत है, इसके पास से बहुत ही पावरफुल स्वर्ड एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब यह है कि ये तलवार चलाने का बहुत ज्यादा माहिर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्बेसडर के साथ आया है। मतलब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड है जो कि मेरे भाई की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वूजा उसे कहता है, मुझे उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ लड़का उसे कहता है, क्या तुम हिसाब लगाकर बता सकते हो क्या है उसकी कल्टीवेशन कितनी हो सकती है? डान वूजा कहता है, मुझे लगता है कि इस वक्त उसका कल्टीवेशन लेवल राउंड के 7th लेवल पर होगा, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो 7 लेवल पर ही था। यानफेंग सिटी के जो एनवीज होते हैं वो लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में वो 7th जान लेवल पर पहुंच चुका है? इनमें से तो कोई भी नहीं है जो कि 7th लेवल पर हो, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ हम सभी से सरपास कर चुकी है। सेकंड रैंक वाला एनवी कहता है, हमारा जो फर्स्ट रैंक वाला एनवी है अरे टियानफेंग सिटी का, वो भी जानराम के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, उसने रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है। डान वूजा उनसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि तुम्हारा वो रैंक नंबर 1 वाला एनवी वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। उन सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर उन लोगों को क्यों कंपेयर कर रहे हो जो कि यहाँ पर है ही नहीं है? मुझे लगता है कि प्रिंस डान वूजा को हमें उस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। आखिर वो बंदा कौन है और उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? क्योंकि प्रिंस डान वूजा ने जितना ज्यादा हमें यहाँ पर इंतजार करवाया है, मुझे तो लगता है कि जूजू कंट्री में तुम्हारे ब्रदर डान वूडाओ के बाद वही दूसरा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। प्रिंस डान वूजा उन सभी लोगों से कहता है, अब जबकि तुम सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी को इसके बारे में बताता हूँ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तुम सभी लोग लिनफेंग से मिलो, ये मेरी बहन का लवर है। उनसे कहता है, तुम सभी लोगों ने पिछले बार के ग्रेट कंपटीशन में सुना होगा कि जूजू कंट्री के 4 बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो कि उस कंपटीशन में जीते थे, तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। तकरीबन 18 साल पहले ये 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। एम्बेसडर उसे कहते हैं, हम सभी लोग इस बारे में कैसे भूल सकते हैं? अरे बाप को कौन भूल सकता है, तुम्हारा बाप डान रेन हो कि जूजू कंट्री का किंग भी है। ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे कंट्री में फेमस है बल्कि हमारे ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में भी बहुत ज्यादा फेमस है अपनी स्ट्रेंथ के लिए और अपनी फाइटिंग प्रोवेस के लिए। मेरे फादर के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो 1000 साल में या फिर 100 साल में पैदा होने वाला एक जीनियस है। अरे ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स है, लेकिन वो सभी लोग भी तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा जीनियस था। लिनफेंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से जो एम्बेसडर आए हैं वो भी यहाँ पर इस बात को अप्रूव कर रहे हैं। अनवूजा का बाप बहुत ज्यादा पावरफुल है। अनवूजा का बाप ही वो बंदा था जिसने मेरे डैड की कल्टीवेशन को सील किया था। एम्बेसडर कहते हैं, मुझे बाकी के तीनों के बारे में भी याद है, उनमें से एक कल्टीवेटर तो जूजी वू किंग था जिसने अपनी तलवार को छोड़ दिया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मैंग ही थी, बहुत ही पावरफुल थी, और एक तीसरा जिसके नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये चारों ही लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। प्रिंस वूजा उनसे कहता है, एम्बेसडर आपको तो मेरे कंट्री के बारे में काफी कुछ पता है, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हैं। एम्बेसडर उसे कहती हैं, ग्रेट कंपटीशन में जो भी अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाएगा, चाहे वो वहाँ पर हार ही क्यों ना जाए, लेकिन उसका नाम हो जाएगा, सभी लोग उसके नाम के बारे में जानेंगे। अपने रीजन यानी कि जूजू कंट्री में तो वो लोग फेमस होंगे ही होंगे, बाकी के सभी रीजन में भी उनका नाम फैलेगा, सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा, उनकी कहानियां सुनाई जाएंगी। आज भी 18 साल पहले की कहानियां सुनाई जाती हैं। इस तरह 4 कल्टीवेटर्स ने जूजू कंट्री से निकलकर ग्रेट कंपटीशन को जीता था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 240 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 241 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंस डान वूजा ने अपने पवेलियन में एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर काफी सारे दूसरे लोग भी आए होते हैं। फिर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्बेसडर आए होते हैं और उसके साथ साथ अनफेंग एम्पायर से 6 एनवी वहाँ पर आए होते हैं, जबकि रैंक नंबर 1 वाला एनवी वहाँ पर नहीं आया हुआ। एम्बेसडर वहाँ पर 20 साल पहले वाले 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जूजू कंट्री की वो 4 फेमस कल्टीवेटर, हमारे लिनफेंग की मदर और फादर भी शामिल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एम्बेसडर कहते हैं, वूजा तुम्हारे फादर को तो मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक तुम और एक वू डाओ। मुझे लगता है कि तुम इस लिनफेंग की इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हो, मुझे लगता है कि लिनफेंग भी बाकी के तीनों कल्टीवेटर्स में से किसी एक का बेटा हो सकता है। प्रिंस डान वूजा एम्बेसडर से कहता, हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा है, ये उन चारों में से 2 का बेटा है। अब उनमें से एक को तो जानते हैं जो कि युई फैमिली की मैंग ही थी, जबकि दूसरा एक अननोन फैमिली बैकग्राउंड से था जो कि लिन फैमिली से था, उसका नाम लिन हाई था। तो उन दोनों की आपस में शादी और उनके बाद उनका बेटा लिनफेंग हुआ है। एम्बेसडर ये बात सुनते ही बहुत सा
हैरान होते हैं और कहते हैं इसी वजह से इस लड़के को देखकर ही लगता है कि जो बहुत ज्यादा स्पेशल बच्चा है, क्योंकि इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत बड़े जीनियस थे। वो अपने जमाने के बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर थे और आज भी वो लेजेंड्स की तरह याद किए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके कुछ ना कुछ खूबियां तो लिनफेंग में जरूर होंगी। फेंग भी कल्टीवेशन के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि वहाँ पर टियानफेंग सिटी का 6 नंबर वाला जो एनिमी होता है वो कहता है लेकिन इस लड़के के बारे में इतना भी क्या स्पेशल है, इसकी स्ट्रेंथ तो इस वक्त जानराम के 3rd लेवल पर है। जानराम के 3rd लेवल का बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। नंबर 7 उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि जानराम के 3rd लेवल पर है। नंबर 5 उसे कहता है हाँ मैं पक्की तरह से श्योर हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जानराम के 3rd लेवल पर है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से जो की पावर निकल रही है वो जानराम के 3rd लेवल की है। वाली बात सुनने के बाद रैंक नंबर 7 वाला हंसना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करते हुए कहता है यहाँ पर ये सभी लोग इसे एक जीनियस कह रहे हैं, पर मुझे तो किसी भी एंगल से एक जीनियस दिखाई नहीं देता। लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी मदर और इसके फादर के जीनियस होने की वजह से यहाँ पर इसे इतनी ज्यादा इज्जत दी जा रही है, जबकि ये खुद एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऊपर से इस कचरे के लिए हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा, हमें यहाँ पर कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ा है। तो लगता है कि ये लड़का खुद ही बहुत बड़ा बेशर्म है, इसे यहाँ पर हम सभी से माफी मांगनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के नाम पर यहाँ पर हमें इतना ज्यादा इंतजार करवा रहा था। लिनफेंग उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जानराम के 3rd लेवल पर हूँ, तो फिर ठीक है, जानराम के 3rd लेवल का ये वाला बंदा आसानी के साथ तुम्हें मार सकता है। रैंक नंबर 7 वाला एनिमी उसे कहता है लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं मारने वाले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो क्यों ना यहाँ पर फाइट करें। डान वूजा उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये दोनों जहाँ पर अगर आपस में फाइट करेंगे तो मुझे ये बात तो पता है कि लिनफेंग बड़ी आसानी के साथ इसको मार डालेगा, अगर ये इतनी आसानी से मार डालेगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। पहले इन दोनों को यहाँ पर आपस में बहस करने देते हैं, माहौल थोड़ा गर्म होगा, तो उसके बाद लिनफेंग सिटी के लोगों की बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। डान वूजा उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए, तो क्यों ना यहाँ पर पहले बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय कर लें, यहाँ पर खा पी कर पेट पूजा करें और अपना माहौल बना लेते हैं। बाद हमें फाइट तो करनी ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जमा ही इसलिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर म्यूजिक और डांस का बंदोबस्त किया जाए, हम लोग यहाँ पर अपना मूड क्यों खराब करें। तो वहाँ पर एक और एल्डर बैठे होते हैं जो कि कॉस्मिक यानी कि स्टार पवेलियन से होते हैं, वो उसे कहते हैं डान वूजा ने बिल्कुल ठीक कहा है, ठरकियों की तरह उसे कहता है। तो डान वूजा अब जबकि यहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी है तो तुम यहाँ पर खूबसूरत डांसर लड़कियां क्यों नहीं लेकर आए, खूबसूरत लड़कियों को यहाँ पर लेकर आओ ताकि वो हमारे सामने गाना गा सके या फिर अच्छा सा आइटम सॉन्ग के पर डांस कर सकें। डान वूजा वहीं पर ताली बजाता है, जैसे वो ताली बजाता है तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां वहाँ पर आना स्टार्ट करती हैं। वो वहाँ पर एक लड़की जीतर बजा रही होती है, जबकि बाकी की सभी लोग वहाँ पर आकर ट्रेडिशनल डांस कर रही होती हैं। ये सभी लोग अपने अपने जाम उठाते हैं और एक दूसरे के साथ चीयर करते हुए अपने जाम पीते हैं। वो लड़कियां वहाँ पर बहुत ही अच्छे के साथ डांस कर रही होती हैं। यहीं पर हमारा प्रिंस लैंगटियान बोल पड़ता है। प्रिंस लैंगटियान कहता है ये लड़की बहुत ही अच्छा जीतर बजा रही है, लेकिन हमारी प्रिंसेस जिंजी से अच्छा नहीं बजा सकती। जीतर बजाने वाली लड़की भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमारी प्रिंसेस जिंजी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ये अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जीतर बजाएगी तो मजा ही आ जाएगा। टियानफेंग एम्पायर से आए हुए एनिमी नंबर 7 और एनिमी नंबर 2 वो दोनों ही लाट टपकाना शुरू कर देते हैं और सोच रहे होते हैं लगता है कि प्रिंसेस को जीतर बजाना भी आता है, तो ये यहाँ पर जीतर बजाएगी तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। प्रिंस लैंगटियान यहाँ पर जानबूझकर ये सारी बातें कर रहे हैं। वो उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों को पता है प्रिंस जिंजी इस पूरे जूजू कंट्री की सबसे बेस्ट जीतर बजाने वाली लड़की है, इससे पहले कोई भी यहाँ पर इतना अच्छा जीतर नहीं बजा सकती। टियानफेंग एम्पायर का 5वें नंबर वाला एनवे कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग प्रिंसेस जिंजी से रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ पर हमारे सामने जीतर बजाए और साथ में हमारे सामने डांस करे। अगर ये यहाँ पर हमारे सामने मनोरंजन के लिए डांस करेगी तो हम सभी को बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्रिंसेस जिंजी की बात सुनने के बाद आगे से बिल्कुल खामोश होती है, जबकि हमारा लिनफेंग यहाँ पर उसे टोकते हुए कहता है तुम्हारे टियानफेंग सिटी से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी लोग इसी तरह बहुत ज्यादा बेशर्म और एरोगेंट हैं। 5th रैंक वाला लड़का उसे कहता है मैंने यहाँ पर कोई भी गलत बात तो नहीं की, ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से और कॉस्मिक पवेलियन से यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, अगर प्रिंसेस उन सभी के सामने डांस करेगी तो जूजू कंट्री की ऑनर में इजाफा होगा, इसे यहाँ पर डांस करना चाहिए, इसकी वजह से जूजू कंट्री की ऑनर बढ़ेगी। लिनफेंग उसे कहता है मुझे तुम्हारे पास एक तलवार दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि तुम एक स्वर्ड कल्टीवेटर हो, क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी तलवार को लो, अपनी तलवार के साथ यहाँ पर स्वर्ड डांस परफॉर्म करो। यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से लोग मौजूद हैं और साथ में कॉस्मिक पवेलियन के लोग भी मौजूद हैं, अगर तुम उन सभी के सामने अपनी तलवार के साथ यहाँ पर डांस करोगे तो तुम्हारे टियानफेंग एम्पायर की शान में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। रैंक नंबर 5th वाला एनवी से कहता है मेरी तलवार डांसिंग के लिए नहीं है। लिनफेंग उसे कहता है तो फिर तुम भी अपनी बकवास बंद करो, हमारी प्रिंसेस यहाँ पर तुम सभी के लिए डांस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी जूजो कंट्री की प्रिंसेस है, ये हमारी शान है, ये हमारी इज्जत है, हम यहाँ पर इसे तुम्हारे सामने नचाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कल्टीवेटर्स जो कि अभी तक अपने अंडे से बाहर भी नहीं निकले और तलवार लेकर यहाँ पर बैठे हुए और रैंक नंबर 5 पर हैं और तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारी प्रिंसेस को नचा सकते हो, अरे जैसे लोगों को तो अपने ही स्टेटस के बारे में नहीं पता। वो लड़का आगे से लिनफेंग से कहता है मैंने तलवारबाज की कल्टीवेशन को हायर लेवल्स तक अचीव किया हुआ है, तो ये पहली बार जिंदगी में
सामने किसी ने मुझे ये कहा है कि मुझे तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे तलवार को लेकर स्वर्ड डांस परफॉर्म करने का कह रहे हो। तुम तो एक छोटे से कल्टीवेटर हो जो कि जानवराम के 3rd लेवल पर है। तुम कुएं में बैठे हुए एक छोटे से मेंढक की तरह हो। मुझे लगता है कि उसका कुआं बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हमारा स्काईमून भी बोलता है। स्काईमून कहता है, मैं भी यहाँ पर पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ कि कोई यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में आया है और इंपीरियल फैमिली के सामने बैठकर इतनी रूडली बिहेव कर रहा है। उससे यहाँ पर मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतनी भी तमीज नहीं है कि यहाँ पर प्रिंसेस डांस नहीं करती, बल्कि डांस के लिए यहाँ पर स्पेशल लड़कियां बुलवाई गई हैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बात कर रहा है कि प्रिंसेस उसके सामने डांस करे, ताकि उसे रॉयल फैमिली के बेसिक एथिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। रैंक नंबर 5 वाला लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और स्काईमून से कहता है, अब मैं तुम सभी लोगों की बातों से बहुत ज्यादा पक चुका हूँ। तुम सभी लोग यहाँ पर क्या सिर्फ बातें करने वाले हो। पर जब बैंक्वेट पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम हाई 8 ऑफिशियल्स को चैलेंज करूंगा और मैं देखूंगा कि तुम हाई 8 ऑफिशियल्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। स्काईमून गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने बात करने की। अगर यहाँ पर कोई मुझसे बात कर सकता है या फिर मुझे चैलेंज कर सकता है तो तुम्हारे सारे एनिमीज में से एनिमी रैंक नंबर 2 है। कि हमारा स्काईमून भी हाई 8 ऑफिशियल्स में से रैंक नंबर 2 पर है। रैंक नंबर 2 की तरफ इशारा करता है। नंबर 2 से कहता है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा बेसब्रा होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी बारी नहीं आई। पहले यहाँ पर लिनफेंग और एनिमी रैंक नंबर 7 की आपस में फाइट होना बाकी है। तुम्हारे लिनफेंग ने यहाँ पर हमें चैलेंज किया है। तुम्हारे लिनफेंग ने ये कहा है कि वो अपनी जानवराम की 3rd लेवल की कल्टीवेशन के साथ हमारे एनिमी रैंक नंबर 7 को आसानी से मार सकता है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि वो कैसे करेगा। रैंक नंबर 7 कहता है, लिनफेंग ने यहाँ पर कहा है कि वो आसानी के साथ मुझे मार सकता है। जल्दी बैंक्वेट पार्टी के खत्म होने के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट तो करनी ही है। हम लोग देख ही लेंगे कि ये कैसे मुझे मारेगा। क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक बैट लगा लें। लिनफेंग उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ बैट लगानी है तो बैट लगा लेते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम क्या बैट लगाना चाहते हो। ना मुझे लगता है कि यहाँ पर एनिमी रैंक नंबर 7 का जो बंदा है ये जिस तरह का ठरकी इंसान है, ये यहाँ पर यही बैट लगाएगा कि हारने के बाद जिंजी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, यहाँ पे जिंजी उसके साथ शादी कर ले या फिर उसके साथ एक नाइट सोने के लिए कहेगा। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 241 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 242 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एपिसोड के एंड के ऊपर अभी भी मीटिंग चल रही होती है और उस मीटिंग में 7th एनिमी जो कि टियानफेंग सिटी से है और हमारे लिनफेंग के दरमियान में एक चैलेंज होता है। वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं। लिनफेंग कहता है कि मैं अपनी जानवराम की 3rd लेवल की स्ट्रेंथ के साथ ही तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, जबकि टियानफेंग सिटी का 7th एनिमी उसे कहता है तो मुझे इस तरह इतनी आसानी से मार सकते हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैट करें। तो लास्ट सीन के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है ये यहाँ पर कोई ठरकियों वाली बैट करे। वाकई में ऐसी बात है, ये यहाँ पर लड़कियों वाली बैटी करता है क्योंकि पहले से इसकी नजर प्रिंसेस पर थी। इस एपिसोड की शुरुआत में 7th एनिमी उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो फिर प्रिंसेस के साथ मुझे यहाँ पर डांस करने का मौका मिलेगा, मैं प्रिंसेस के साथ डांस करूंगा। अगर यहाँ पर मैं हार जाता हूँ तो फिर मैं अपनी तलवार के साथ यहाँ पर स्वर्ड डांस करूंगा सभी के सामने। लिनफेंग उसे कहता है, तुम सभी लोग बहुत ही बड़े कमीने और घटिया इंसान हो, क्या तुम्हारे टियानफेंग सिटी के सभी लोग इसी तरह के हैं? तुम्हें इस सब का हक किसने दे दिया कि तुम हमारी बैट में प्रिंसेस को इन्वॉल्व कर सको? इस सब का प्रिंसेस के साथ क्या ताल्लुक है, जबकि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। ऊपर से रही बात तुम्हारे हारने के बाद स्वर्ड डांस देखने की, तो यहाँ पर किसी को भी इतनी इच्छा नहीं है कि तुम्हारे इस घटिया से स्वर्ड डांस को देखा जाए। कभी मैं कभी किसी के साथ बैट करता हूँ तो फिर मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता हूँ या फिर अपनी प्रॉपर्टी को दांव पर लगाता हूँ, मैं किसी दूसरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता। प्रिंसेस जिंजी कोई चीज नहीं है जिसे हम लोग यहाँ पर बैट पर लगा सके। लिनफेंग उसे कहता है, अगर यहाँ पर तुम किसी चीज को बैट पे लगाना चाहते हो तो फिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाओ। हम दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के लिए खेलेंगे, बैट लगाते हैं, जो भी हारेगा वो मरेगा और जो जीतेगा वो जिएगा। अंत एनवॉय लिनफेंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैं जानवराम के 4th लेवल पर हूँ, मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया और मुझे काफी अर्सा हो चुका है और मेरी ब्रेक थ्रू स्टेबल हो चुकी है। तो मतलब ये है कि मैं एक नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऊपर से मैं टियानफेंग सिटी से हूँ, तो हमारी कल्टीवेशन बेस इन लोगों से ज्यादा पावरफुल होती है। एक ऐसे कल्टीवेटर जो कि जानवराम के 4th लेवल पर उसको बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ कि ये लड़का जानवराम के 3rd लेवल पर है और ऊपर से इसकी की पावर भी मुझसे कम महसूस हो रही है और ये टियानफेंग सिटी से नहीं है, इसी वजह से इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है, इसकी पावर मुझसे कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पर मुझे हरा पाएगा। तो इसके साथ अगर लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए एक्सेप्ट किया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। लगता है कि मुझे इसकी बैट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। में सारा कुछ हिसाब लगा लेने के बाद जब फैसला कर लेता है तो एम्बेसडर से कहता है, एम्बेसडर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के साथ आया हूँ, तुम सभी सीनियर्स मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर आए जूजू कंट्री में। सभी लोग यहाँ पर बैटल करने सीखने के लिए आए हैं और यहाँ पर इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन ये लड़का मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा है। इसने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच का चैलेंज किया है, ये इस बैट के ऊपर अपनी जिंदगी को दांव
पर लगाना चाहता है। तो अगर फाइट के दौरान ये लड़का यहाँ पर मारा जाता है तो इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं होगा, आप लोग बाद में मेरे ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि इसने यहाँ पर बेट लगाई है तो फिर मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम टियानफेंग सिटी के वॉरियर्स बॉस द प्राउड वॉरियर्स हैं, तो ठीक है मैं इसकी बेट को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात से कोई भी मसला नहीं होगा। तो प्रिंस फेंग चोंग उसे कहता है मुझे तो इस बात से कोई मसला नहीं है। एम्बेसडर उनसे कहते हैं वैसे तो हम सभी लोग यहाँ पर इस बात के खिलाफ हैं कि हम यहाँ पर किसी की जान ली जाए। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जूजू कंट्री का जो ग्रेट कंपटीशन होने वाला है उसके लिए बच्चों की सिलेक्शन है कि कौन सा बच्चा इस बार के जूजू कंट्री के ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेगा और कौन नहीं ले पाएगा। हमारा मकसद यहाँ पर बैटल्स में एक दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग देना होता है ताकि वो एक दूसरे के साथ बैटल करके स्पार करके एक दूसरे से सीख सकेंगे यहाँ पर कौन से नए मूव्स हैं और कौन से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जबकि यहाँ पर तुम दोनों आपस में फाइट करना चाहते हो तो तुम लोग फाइट कर सकते हो कि दो कल्टीवेटर्स का आपस में लाइफ एंड डेथ के लिए मैच करना ये एक नॉर्मल सी बात है। अब एम्बेसडर भी यहाँ पर अनुमति दे देते हैं। तो सेवंथ एनवई कहता है लिन फेंग ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, ठीक है हम लोग बैट लगाते हैं, और वो जल्दी से जंप करते हुए सेंटर में आ जाता है। हमारा लिन फेंग अभी भी वहीं पर बैठा होता है। लिन फेंग चुपचाप बैठा होता है। फिफ्थ एनवई लिन फेंग की तरफ देखता है और कहता है तुमने यहाँ पर बैटल को प्रपोज किया, तुमने यहाँ पर चैलेंज की और बैट भी रखी, और उसके बाद अब तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए क्यों हो? लगता है कि अब तुम डर रहे हो। तुमने तो यहाँ पर सिर्फ ब्लफ किया था, लेकिन हमारे सेवंथ एनवई ने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ रहे थे, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, लेकिन अब जब तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो तुम डर कर यहीं पर बैठ गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत बड़े डरपोक इंसान हो? लिन फेंग उसकी बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है। मुझे दोनों ही लड़के एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ से टियानफेंग सिटी का सेवंथ एनवई है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा लिन फेंग होता है। लिन फेंग जब अपनी की पावर को रिलीज करता है तो वो सभी लोग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में टैलेंटेड लड़का है, इसकी की पावर इतनी भी बुरी नहीं है, काफी ज्यादा डेंस है। सेवंथ एनवई भी हमारे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी की पावर तो काफी ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग लगती है। जितने भी नॉर्मल जान की लेयर के थर्ड लेवल के बंदे देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा की पावर स्ट्रॉन्ग तुम्हारी है। साथ ही वो हंसना शुरू करता है और हमारे लिन फेंग से कहता है फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम जान राम के थर्ड लेवल पर हो? एक जान राम का थर्ड लेवल का बंदा तो जान राम के थर्ड लेवल का बंदा ही रहेगा, उसकी की पावर कितनी ज्यादा क्यों ना हो, वो जान राम के फोर्थ लेवल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिन फेंग को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज नहीं किया, अगर मैं और ज्यादा पावर को रिलीज करता हूँ तो फिर इसकी बस हो जाएगी। तो मिंग जल्दी से अपनी की पावर को यूज करते हुए अपने हाथ में अपनी तलवार निकालता है। हमारा लिन फेंग अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि वो दूसरा सेवंथ एनवई अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा हद तक रिलीज कर रहा होता है। उसने इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज किया होता है तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ बॉन्डर बन जाता है, जो कि उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर कवर कर रहा होता है। वो हमारे लिन फेंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी सी की पावर के साथ मेरे इस बैरियर को पार करते हुए मेरे तक पहुंच पाओगे? तुम मुझे नहीं मार सकते, ये काफी नहीं है। इसी वक्त हमारा लिन फेंग बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लिन फेंग उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी लाइफ पे बेट किया है, यानी कि अगर मैंने तुम्हारी लाइफ पे बेट किया है तो फिर मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। और वो बड़ी स्पीड से उसके बैरियर को तोड़ता हुआ उसके अंदर घुस जाता है और वहीं पर क्रॉस का साइन बनाता है, यानी कि यहाँ पर उसने क्रॉस मूव को यूज किया है। इसी क्रॉस मूव के साथ सेवंथ एनवई के चेहरे के ऊपर 2 कट लगते हैं। हमारा लिन फेंग उसके ऊपर कट लगाने के बाद वहाँ से आगे गुजर जाता है। उसके चेहरे पर कट लगने के बाद उसकी सारी की पावर भी वहाँ से गायब हो जाती है, और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर दिखाते हैं घास का निशान बना होता है। और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ? और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है, क्योंकि सभी भी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लिन फेंग ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हमारे पावरफुल सेवंथ एनवई को मार दिया, जो कि जान राम के 4th लेवल पर था। काई मून यानी कि टियानमिंग भी कहता है ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि प्रिंस फेंग चोंग कहता है ये टियानफेंग सिटी का सेवंथ एनवई तो कचरा निकला। यहाँ पर इनके लड़के के मरने के बाद फिफ्थ एनवई कहता है हालांकि तुम्हारा जूजू कंट्री काफी ज्यादा स्पेशल है और तुम्हारे पास जो जूनियर्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम सभी लोग टियानफेंग सिटी के लोग यहाँ पर गेस्ट बनकर आए थे। हम तो यहाँ पर प्रिंस वूजा की पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए थे और यहाँ पर तुम सभी लोग उसे कुछ सीखने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। तुमने यहाँ पर एक लड़के के ऊपर अटैक करके हमारे सेवंथ एनवई को मार डाला है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हम सभी को इस बारे में एक्सप्लेन करोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म है। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करूंगा, अपनी बकवास बंद करो। तो लगता है कि तुम सभी लोग टियानफेंग सिटी के कल्टीवेटर्स इतने बड़े बेशर्म हो कि अपने हारने के बाद अपनी हार को मानने को तैयार नहीं हो। बाकी के सभी लोग भी ऐसे ही हैं। क्या तुम्हारे सभी लोग इसी तरह के लूजर्स हैं? साथ ही में लिन फेंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है पर मुझे लगता है कि तुम्हारे टियानफेंग सिटी के लिए सेवंथ एनवई जैसे कचरे को रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तुमने सेवंथ एनवई के ऊपर बहुत सारा ट्रेजर और बहुत सारा वक्त खर्च किया होगा, तब जाके वो जान राम के 4th लेवल पर पहुंचा होगा, लेकिन वो तो मेरी एक स्ट्राइक से ही मारा गया। इस वजह से तुम्हारे टियानफेंग एम्पायर का नुकसान हो गया है। इसी वजह से तुम उसकी डेथ को यहाँ पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। फिफ्थ एनवई उसे कहता है सेवंथ एनवई की तो बात ही मत करो, वो बहुत ज्यादा कमजोर था इसीलिए मारा गया। लिन फेंग उसे चैलेंज कर देता है। लिन फेंग उसे कहता है तुमने कहा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर था इसी वजह से मारा गया। यहाँ पर तुम्हारे
टियानफेंग एम्पायर की इंसल्ट किया कि तुम लोग कमजोर हो, अगर तुम अपनी पावर को साबित करना चाहते हो तो फिर तुम क्यों नहीं मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, तुम मुझसे फाइट करो और साबित करो कि तुम्हारा टियानफेंग सिटी पावरफुल है। लेकिन इस चैलेंज में हमारी बैट वही रहेगी, हम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच खेलेंगे। सेकंड एनवाई हमारे लिनफेंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है क्या ये लड़का इतना पावरफुल है कि ये हमारे फिफ्थ एनवी को भी मार सकता है। यहाँ पर अभी अभी इसने हमारे सेवंथ एनवी की जान ली है, एक बैटल के बाद यहाँ पर दूसरी बैटल करना चाहता है और फिर से इसने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के लिए कहा है। जबकि वो तलवार वाला कल्टीवेटर जिसका नाम ही शैन है वो हमारे लिनफेंग की तरफ देखता और कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यहीं पर टियानफेंग एम्पायर का थर्ड एनवी भी बैठा होता है। थर्ड एनवी कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। इसमें स्काई मून बोलता है और उनसे कहता है ये क्या तुम सभी लोग तो यहाँ पर बैटल चाहते हो, हालांकि तुम सभी एनवीज के रैंक इस लड़के से बहुत ज्यादा हाई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जान रंग के थर्ड लेवल पर है। तुम सभी लोग इससे 1-on-1 बैटल करना चाहते हो और एक की बैटल खत्म होने के बाद तुम लोग दोबारा इसको चैलेंज कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम जूजू कंट्री के बाकी के कल्टीवेटर्स यहाँ पर चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे। आर्मिंग उन लोगों से कहता है अगर तुम सभी लोग इससे फाइट करना चाहते हो तो हम लोग भी यहाँ पर चुप नहीं बैठेंगे बल्कि हम सभी लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे। वो एम्बेसडर से कहता है माउंट सिटी के एम्बेसडर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हमारे लिए बैटल्स को अरेंज करें, हम लोग यहाँ पर आपस में बैटल करेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 242 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट के एपिसोड 243 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्काई मून एम्बेसडर से कहता है एम्बेसडर आपको यहाँ पर हम सभी के दरमियान में फाइट्स को अरेंज करवाना चाहिए। अगर ये लोग फाइट करना चाहते हैं हमारे लिनफेंग के साथ तो सभी लोग कल्टीवेटर्स भी इनके साथ फाइट करेंगे। हम 8 हाई ऑफिशियल्स पीछे क्यों रहे, हम सभी लोग भी अपने लिनफेंग का साथ देंगे। यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में लिनफेंग अभी भी टियानफेंग के लोगों की बेइज्जती कर रहा था। वो उनसे कहता है तुम सभी लोग जो कि टियानफेंग सिटी से यहाँ पर आए हो, तुम सभी कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम में से किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा जो कि इतना अच्छा हो, कि फाइटिंग के लिहाज से भी अच्छा और उसके मैनर्स भी अच्छे हो। तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, जहाँ पर सिर्फ तुम अपना मुंह चला रहे हो और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। हमारा लिनफेंग तो यहाँ पर इन सारे टियानफेंग के लड़कों की काफी ज्यादा इंसल्ट कर देता है। वो हम सभी को कह रहा होता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेशर्म हो, जहाँ तक कि उनका प्रिंस फेंग चोंग भी वहीं पर बैठा होता है। उसकी बात सुनने के बाद शर्मा रही होती है और कहती है लिनफेंग यहाँ पर ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेरे ऊपर बैट लगाई थी, इसी वजह से लिनफेंग ने यहाँ पर उस लड़के को भी मार डाला। ऊपर से इन सभी की इंसल्ट भी कर रहा है, काफी गुस्से में। इसका मतलब यह है कि लिनफेंग मुझसे प्यार करता है, इसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह जरूर है। एम्बेसडर उन सभी लोग उसे कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हो, एक दूसरे के साथ गुस्सा क्यों हो, यहाँ पर हम सभी लोग ड्रिंक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तुम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि यहाँ पर आपस में गुस्सा करने और दुश्मनी बनाने के लिए। तुम सभी लोग एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंटर्स दे सकते हो पर यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट मत करो। साथ ही वो अपना जाम उठाते हैं और उनसे कहते हैं मैं अपने बारे में तुम सभी को बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम रूल एंड शैन है। मुझे तुम सभी लोगों से, तुम सभी यंगस्टर से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम सभी लोग अपनी इस एरा के सबसे जीनियस लड़के हो जो कि यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। लिनफेंग भी अपना जाम उठाता है और बूढ़े मास्टर के साथ उसको चीयर करता है, जबकि वो बाकी के सभी से लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो अपने साथ वाले बैठे हुए मास्टर के बारे में बताते हैं, ये कॉस्मिक पवेलियन से आए हैं और इनका नाम याओ टियान शू है। फिर साथ ही वो तलवार वाले कल्टीवेटर के बारे में बताती है। वो उनसे कहते हैं और मेरी राइट साइड के ऊपर जो लड़का बैठा है ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग यंग कल्टीवेटर है, ये हमारे ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का लड़का है, ये एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है और बहुत ही अच्छा तलवारबाज कल्टीवेटर है, इसका नाम चियान चेन है। साथ ही वो मास्टर हीशान उसे कहते हैं चलो ठीक है प्रिंस वुश, आप जल्दी से उन जीथर वाली लड़कियों को वापस बुला लो, जीथर बजाने वाली लड़की और डांस करने वाली लड़कियों को भी बुला लो कि हम लोग अपनी पार्टी को आगे कंटिन्यू कर सके। तो प्रिंस वुश वहाँ पर ताली बजाता है और लड़कियां फिर से वहाँ पर आ जाती हैं, वो जीथर बजा रही होती हैं और बाकी की लड़कियां वहाँ पर डांस करना स्टार्ट करती हैं। तो इससे पहले जो कंपटीशन हुआ था उसमें डॉनरेन सिटी से भी एक लड़का आया था जिसका नाम युन फी जैंग था। फी जैंग को भी इस पार्टी में इन्वाइट किया गया होता है। लिनफेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ब्रदर युन फी जैंग, मैं तुम्हें ठीक तरह से थैंक्स नहीं कर पाया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर बैठकर इकट्ठे ड्रिंक करते हैं। तो युन ही जान उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे ड्रिंक तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इकट्ठे ड्रिंक नहीं करूंगा क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा तो वो सभी लोग मुझे भी अपना दुश्मन समझेंगे। तो हमारा लिनफेंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो दोनों चेयर करते हुए अपनी ड्रिंक पीते हैं। यहीं पर टियानफेंग सिटी का जो प्रिंस होता है फेंग चोंग हमारे लिनफेंग से कहता है आज मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जीनियस लड़के
को देखने का मौका मिला है। तुमने हालांकि हमारे टियानफेंग सिटी के 7th एनवॉय को मार डाला, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इस बात से काफी खुशी, तुम्हें बोझदा बधाई हो। हमारा लिनफेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये प्रिंस फेंग चोंग अंदर से बोझदा गुस्से में है, लेकिन ये बाहर से मुझे इस तरह शो करवा रहा है जैसे इसे यहाँ पर मुझे देखकर काफी खुशी हो रही है। लिनफेंग यहाँ पर जल्दी के ऊपर आग छिड़कते हुए उसे कहता है तुम्हारा 7th एनवॉय, उसका मुंह कुछ ज्यादा ही चलता था और ऊपर से उसे बात करने की तमीज भी नहीं थी। अगर इसी तरह वो किसी और के सामने भी जाकर बात करता तो ये तुम्हारे टियानफेंग सिटी के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात होती। तो मैंने उसको मारकर तुम्हारे टियानफेंग सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि 7th एनवी बचा ही नहीं है तो फिर 7th एनवी कैसे दोबारा जाकर तुम्हारा नाम खराब करवाएगा। प्रिंस फेंग चोंग हंसते हुए से कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमें तो यहाँ पर तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। लिनफेंग से कहता है तुम बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। बाकी के सभी लोग लिनफेंग की तरफ देखकर बोझदा गुस्सा हो रहे होते हैं। वहाँ पर जितने भी एनवीज बैठे होते हैं वो सभी के सभी अंदर से बोझदा गुस्सा होते हैं और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। लिनफेंग जैसे उनकी तरफ देखता है कि ये दोनों यहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हैं, लिनफेंग कहता है इन दोनों को क्या लगता है कि यहाँ पर अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करके मेरे पर प्रेशर बना पाएंगे। लिनफेंग भी वहाँ पर अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। जैसे वो अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है तो वो बोझदा पावरफुल होता है। उन दोनों के हाथ में जो जाम्स होते हैं वो दोनों जाम टूट जाते हैं। 5th एनवी और 3rd एनवी वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे थे, उनके हाथ में जो ग्लास होती है वो भी टूट जाते हैं और इस बात से वो दोनों हैरान होते हैं। तो लिनफेंग उनसे कहता है तुम लोगों को यहाँ पर आराम से ड्रिंक करना चाहिए, तुम लोग यहाँ पर अपनी एनर्जीज को रिलीज कर रहे जो कि इतनी पावरफुल थी जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ में ग्लास भी टूट गए। 3rd एनवी अभी भी गुस्से में होता है, वो लिनफेंग से कहता है ये अल्कोहल वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। पर प्रिंस लैंगटियान बीच में फिर से कूद पड़ते हैं। प्रिंस लैंगटियान कहते हैं लिनफेंग वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान है, तो यहाँ पर तुम सभी लोगों से वाकई में काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रहा है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसके साथ ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है। इसने अगर 7th एनवी को मारा है तो मुझे लगता है कि वो अपनी गलती से यहाँ पर मरा है क्योंकि उसने जानबूझकर इसकी शर्त को एक्सेप्ट किया था। और ऊपर से तुम 5th एनवी और 3rd एनवी यहाँ पर लिनफेंग से गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। लिनफेंग को प्रिंसेस की बोझदा केयर है, इसी वजह से लिनफेंग यहाँ पर गुस्सा हो गया और उसकी ऑनर को बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। इसलिए तुम सभी लोग इस बात को समझ सकते हो। लिनफेंग ने तुम्हारे टियानफेंग के 7th एनवी की जान इसीलिए लिया क्योंकि वो इसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था और ऊपर से उसने हमारी प्रिंसेस की इंसल्ट भी की थी। अगर यहाँ पर 7th एनवी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी कोई आ जाता है और वो हमारी प्रिंसेस की इंसल्ट करता है तो हमारा लिनफेंग यहाँ पर उसके सामने भी इसी तरह पेश आएगा जैसे वो 7th एनवी के सामने पेश आया था, यानी कि उसे भी मारने की कोशिश करेगा। लिनफेंग तो है ही ऐसा। तो लिनफेंग उसकी तरफ देखकर गुस्सा हो रहा था और कहता है अब इस कमीने का मैं दोस्त कब से बन गया जो ये मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। प्रिंस लैंगटियान भी आगे से काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जानबूझकर अपने जूजू कंट्री का फेस रखने के लिए लिनफेंग का साथ देने का नाटक कर रहे हैं। तो लैंजियाओ भी यहीं पर बैठी होती है। लैंजियाओ लिनफेंग से कहती है मास्टर लिनफेंग, लगता है कि आप आज काफी ज्यादा खुश होंगे कि आपने यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचाई है। लिनफेंग लैंजियाओ की तरफ देखता है कहता है लैंजियाओ यहाँ पर क्या कर रही है, इसने तो कहा था कि ये कॉस्मिक पवेलियन के मास्टर से मिलने के लिए जा रही है, वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो यहीं पर इस मीटिंग में भी चली आएगी। लैंजियाओ अपने दोस्त को उठाती है और उनसे कहती है प्रिंसेस ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी है, इस लड़के ने आपका दिल जीत लिया। प्रिंसेस आगे से हल्का सा शर्माती है और मुस्कुराते हुए कहती है यहाँ पर लकी तो मैं हूँ जो कि लिनफेंग जैसा साथी मुझे मिला है। तलवारबाज कल्टीवेटर जिसका नाम जियान चेंग है वो हमारे लिनफेंग से कहता है तो लिनफेंग क्या तुम भी एक स्वर्ड कल्टीवेटर हो? लिनफेंग उसे कहता है नहीं, क्या तुम्हें मेरे पास कोई तलवार दिखाई दे रही है? मैं कोई स्वर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास स्वर्ड टाइप की कल्टीवेशन वाली मार्शल सोल है, तो सिर्फ एक काम सा कल्टीवेटर हूँ जिसके पास एक काम सी मार्शल सोल है और तलवारबाजी के बारे में मुझे बहुत ही कम पता है। जियांग चैन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पहले से स्वर्ड इंटेंट है। स्वर्ड इंटेंट के होते हुए तुम यहाँ पर ये कहो कि तुम एक स्वर्ड कल्टीवेटर नहीं हो तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना लोगे। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये स्वर्ड इंटेंट क्या होता है? जियान चेंग उसे कहता है तो तुम्हें स्वर्ड इंटेंट के बारे में नहीं पता, चलो ठीक है मैं तुम्हें स्वर्ड इंटेंट के बारे में बताता हूँ। स्वर्ड इंटेंट का मतलब ये होता है तुम्हारी तलवार के पास अपनी स्पिरिट और अपनी एनर्जी है, इसी चीज को हम लोग स्वर्ड इंटेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे एपिसोड 243 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 244 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तलवारबाज लड़का जिसका नाम जियान चेंग होता है। जियान चेंग हमारे लिनफेंग से कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर तलवारबाजी के इंटेंट को रिलीज किया है, तुम्हारा लिनफेंग को स्वर्ड इंटेंट के बारे में नहीं पता होता। लिनफेंग उसे कहता है मैं तो एक स्वर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ और मुझे ना ही स्वर्ड इंटेंट के बारे में पता है, क्या तुम मुझे स्वर्ड इंटेंट के बारे में बता सकते हो? तो वो लड़का इसे स्वर्ड इंटेंट के बारे में बताने वाला है। लिनफेंग पहले इस बारे में सोच रहा था। लिनफेंग कहता है मुझे स्वर्ड फ्यूजन के बारे में पता है, मुझे इतना
तो पता था कि स्वर्ड फ्यूजन ये आखिरी स्टेप नहीं हो सकता इस कल्टीवेशन का, तलवारबाजी कल्टीवेशन आगे भी बढ़ती होगी। मैंने जान की लेयर में ब्रेक थ्रू किया था, तब मैंने अर्थ फ्यूजन को भी सीखा था और उसके साथ साथ मेरी तलवारबाजी अगले राउंड तक पहुंच गई थी। हो सकता है कि यहाँ पर हमारी स्वर्ड फ्यूजन को इसी को ही स्वर्ड इंटेंट कह रहा हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्वर्ड फ्यूजन यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हो और इससे आगे भी बहुत ज्यादा पावर हो, यानी कि इसके और भी ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। वहाँ लिन फेंग उस लड़की से कहता है, जियान चैंग तुमने यहाँ पर कहा कि मेरे पास पहले से स्वर्ड इंटेंट है, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि इस बात का मतलब क्या है कि मेरे पास स्वर्ड इंटेंट है? जियान चैंग उसे कहता है, हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। स्वर्ड इंटेंट बहुत सारी टाइप्स की होती है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्वर्ड इंटेंट डेवलप करने वाला है। तो जितने भी लोग होते हैं वो अपनी तलवारबाजी को डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट मेथड्स के साथ मास्टर करते हैं, इसी वजह से उनका स्वर्ड इंटेंट भी काफी ज्यादा अलग हो सकता है। डिफरेंट टाइप के स्वर्ड्स होती हैं। जैसे कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्वर्ड कल्टीवेटर है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड इंटेंट को यूज कर सकता है, जबकि एक डेडली स्वर्ड जो होती है, के अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो उसकी डेडली एनर्जी होती है, वही स्वर्ड इंटेंट बन जाती है। डेडली स्वर्ड एनर्जी के अंदर स्वर्ड कल्टीवेटर के किसी को मारने की विल शामिल होती है कि वो किसको मारना चाहता है और उसकी डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी को हम लोग किसी को मारने की डिटर्मिनेशन या फिर स्वर्ड इंटेंट कहते हैं। हाँ, लिन फेंग उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था, लास्ट टाइम जब मैं अपने टीचर के साथ जीतर बजाते हुए डेडली एनर्जी को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने वहाँ पर जीतर को बचाकर बहुत सारी डेडली एनर्जी को रिलीज किया, यहाँ तक कि मैं वहाँ पर ब्लैक स्वर्ड की लेवल तक पहुँच चुका था। ब्लैक स्वर्ड के साथ मेरा हुलिया बदल गया और मेरी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहा। वहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी मुझे लगता है कि वही स्वर्ड इंटेंट है। लगता है कि मैं दो तरह की स्वर्ड इंटेंट को यूज कर सकता हूँ, बाकी से काफी ज्यादा अलग हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह की स्वर्ड इंटेंट को रिलीज किया है। जब मैंने पहली बार सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए सोलर वाली स्वर्ड बनाई थी कि मैं सोलर एनर्जी के साथ डेडली एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ, और मैंने 3 स्टेप्स को मास्टर किया था, 3 तलवारबाजी के स्किल्स को। अब जिन एनर्जी टैक्स को मैं रिलीज कर रहा था वो भी स्वर्ड इंटेंट था। फिर साथ ही लिन फेंग कहता है, लगता है कि वो इवल स्वर्ड जो कि मेरी बॉडी के अंदर चली गई है, जो कि 9 ड्रैगन पीक के ऊपर थी, वो सारी की सारी तलवारें मेरी बॉडी में इसीलिए गई होंगी क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे पास स्वर्ड इंटेंट है। लिन फेंग और भी ज्यादा जानना चाहता है इस स्वर्ड इंटेंट के बारे। वो जियान चैंग से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो स्वर्ड इंटेंट कौन सी डायमेंशन से ताल्लुक रखता है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं और इसके आगे कौन कौन से लेवल्स हैं? जियान चैंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। लगता है कि तुम इस सब के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होते जा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ कि स्वर्ड इंटेंट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। वो लिन फेंग से कहता है, इस वक्त तुम जिस स्वर्ड इंटेंट को रिलीज कर पा रहे हो सबसे पहली स्टेज है। स्वर्ड इंटेंट की काफी सारी स्टेजेस होती हैं, इसकी टोटल 9 स्टेजेस होती हैं और तुम फर्स्ट स्टेज के ऊपर हो, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्वर्ड इंटेंट है। लिन फेंग उसे कहता है, तो फिर मुझे इसके लेवल्स के बारे में बताओ कि इसके कितने ज्यादा लेवल्स हैं और कैसे उनको अचीव किया जाए। जियान चैंग उसे कहता है, तो मैं तुम्हें इसके लेवल्स के बारे में बताता हूँ। स्वर्ड इंटेंट को टोटल 9 लेवल्स में तकसीम किया जाता है, टोटल 9 लेवल्स होते हैं। सभी लोग जो स्वर्ड इंटेंट के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं वो अपनी सेम कल्टीवेशन लेवल के बंदूक को अपनी तलवार के साथ बड़ी आसानी के साथ मार सकते हैं, ताकि वो अपने से हायर लेवल के कल्टीवेटर्स को भी बड़ी आसानी से मार सकते हैं, उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। उसके बाद वो उसे कहता है, अगर तुम इसके सेकंड लेवल तक पहुंच जाते हो, अगर तुम स्वर्ड इंटेंट के सेकंड लेवल को अचीव कर लेते हो, तुम ऐसे लोगों को भी मार पाओगे जिनकी कल्टीवेशन लेवल तुमसे बहुत ज्यादा हाई है। 2 से 3 कल्टीवेशन के फर्क के हिसाब से भी तुम उन लोगों को मार सकते हो। तुम ऐसे लोगों को भी मार सकते हो जो कि तलवारबाजी में स्वर्ड इंटेंट के फर्स्ट लेवल पर हों। फिर जियान चैंग उसे कहता है, ऐसे लोग जो कि स्वर्ड इंटेंट के 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं उन्हें तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को ही यूज कर सकते हैं, अपने हाथों से स्लैशेस लगा सकते हैं, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ सोचकर किसी की जान ले सकते हैं। ये वाला लेवल बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल है। कल्टीवेटर को तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि वो एक स्वर्ड कल्टीवेटर होता है, लेकिन वो उसे तलवार की जरूरत नहीं है, अपने पास वो तलवार नहीं रखता। लिन फेंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि अगर वो स्वर्ड इंटेंट के आखिरी लेवल यानी 9th लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होगा। वो भी बिना तलवार के किसी को भी सिर्फ सोच के साथ ही मार सकता है, किसी की बॉडी के ऊपर स्लैशेस लगा सकता है। जियान उसे कहता है, जिस तरह तुम मेरी तरफ देख रहे हो मुझे लगता है कि तुम जानना चाहते होगे कि 9th लेवल के बाद कौन सा लेवल आता है। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जियान उसे कहता है, 9th लेवल के बाद परसेप्शन का लेवल आता है, इसके बाद जो 10th लेवल होता है उसे हम लोग परसेप्शन लेवल कहते हैं। इस लेवल पर तुम तलवारबाजी के बारे में सब कुछ जान जाते हो, तुम्हें स्वर्ड इंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हें स्वर्ड के बारे में हर एक चीज पता चल जाती है। यहाँ तक कि तुम अपनी परसेप्शन को यूज करते हुए बड़े बड़े पहाड़ों को भी कट कर सकते हो, यहाँ तक कि एक ही स्ट्राइक के साथ पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन इस लेवल तक पहुँचने के लिए कम से कम तुम्हें जुन की लेवल पर होना चाहिए, और जुन की लेवल तुम्हें पता है कि हमारे कल्टीवेशन का हाईएस्ट लेवल है और आज तक कोई भी इसको अचीव नहीं कर पाया। कम से कम हमारे 13 कंट्रीज में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जुन की लेयर पर हो। लिन फेंग से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि 9th लेवल के बाद जब हम लोग स्वर्ड इंटेंट के 9th लेवल तक मास्टर करते हैं तो उसके बाद परसेप्शन का लेवल आता है। जियान चैंग उसे कहता है, तो जहाँ पर मैं तुम्हारी एक गलती को ठीक कर देता हूँ, तुमने यहाँ पर सिर्फ तलवारबाजी का नाम लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई स्वर्ड कल्टीवेटर है तो वो स्वर्ड कल्टीवेशन में स्वर्ड इंटेंट को 9th लेवल के पहुँचाने के बाद परसेप्शन लेवल पर पहुँचेगा। अगर
जहाँ पर कोई और किसी और किस्म का कल्टीवेटर है, वो भी अपनी स्ट्रेंथ में जब आखिरी लेवल तक पहुंच जाता है तो वो परसेप्शन के लेवल को अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर परसेप्शन लेवल भी अलग अलग होते हैं। फिर साथ ही जियान चैंग उसे कहता है अगर मैं अपनी और तुम्हारी बात करूँ, क्योंकि हम दोनों ही तलवारबाज हैं, दोनों ही परसेप्शन राम को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हम लोग तो इससे बहुत ज्यादा दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। हम लोग कभी भी परसेप्शन राम को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। परसेप्शन लेवल को अचीव करने के लिए पहले तुम्हें अर्थ फ्यूजन को समझना होगा। तुम अर्थ फ्यूजन डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ जाओ। सिर्फ उसको समझना काफी नहीं है, बल्कि उसकी हर एक चीज को, उसके हर एक पहलू को समझना होगा। तुम अर्थ फ्यूजन को अच्छी तरह से समझ जाओगे और उसके लेवल से भी आगे पहुंच जाओगे, तभी तुम परसेप्शन लेवल की तरफ आगे बढ़ोगे। अर्थ फ्यूजन के सारे सीक्रेट्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ की जरूरत है, और इस तरह की मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ तो हमारे पास तभी आ सकती है जब हमारा कल्टीवेशन लेवल जुन की लेवल पर पहुंचेगा। इससे पहले तो हमारी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। वैंग उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, जब मैं जी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था तो वहाँ पर एक सांप के साथ एक बड़ा सा मास्टर का स्टैचू था। उस मास्टर की सोल वहीं पर थी। वो मास्टर भी एक जुन लेवल का मास्टर था। मुझे लगता है कि अगर वो जुन लेवल का मास्टर था तो इसका मतलब यह है कि उसके पास परसेप्शन की पावर भी हो सकती है। फिर मैं तो उस लेवल से बहुत ज्यादा दूर हूँ। जियान चैंग उसे साथ ही यहाँ पर एक और बात बताता है। वो उसे कहता है तुम लोग परसेप्शन लेवल पर पहुंच जाते हो तब तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी बड़े से पहाड़ या फिर सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें इससे एक और पावर मिलती है। तुम्हारे पास जो ब्लड स्पिरिट है, तुम अपनी ब्लड स्पिरिट को ब्लड लाइन में चेंज कर सकते हो और तुम्हारी आने वाली नस्लें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे पड़पोते, उन सभी के पास भी ये ब्लड लाइन की पावर चलती जाएगी और इस तरह तुम्हारी ब्लड लाइन कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे यहाँ पर डान फैमिली वाले हैं, डान फैमिली और यू फैमिली के लोगों के पास इनकी अपनी ब्लड लाइन की पावर है जो कि हमेशा सेम रहती है, चाहे इनका बच्चा आज पैदा हो या फिर 100 साल के बाद पैदा हो। इनके पास भी वो ब्लड लाइन की पावर है, इसी वजह से इनके पास जो मास्टर स्पिरिट होगी वो ब्लड लाइन की होगी। यही वजह है कि इनकी फैमिलीज यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल में बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिलीज हैं। मैं कहता है मुझे भी परसेप्शन के लेवल को अचीव करना है, एक दिन मैं इस लेवल को अचीव जरूर कर लूंगा। लिन फेंग जियान चैंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बातें थी जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। जियान चैंग उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इन सारी बातों को खुद भी फ्यूचर में समझ जाते हैं क्योंकि तुम काफी ज्यादा जीनियस लगते हो। मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया है तो कोई बात नहीं। साथ ही वो जाम को उसके सामने करते हुए कहता है चलो हम लोग यहाँ पर टोस्ट करते हैं अपने स्वर्ड इंटेंट के नाम और अपने फ्यूचर के नाम। चाहता हूँ कि बचे कुछ दिनों में तुम अपनी स्वर्ड इंटेंट को और ज्यादा बढ़ाओ क्योंकि मैं ग्रेट कंपटीशन में तुमसे मिलना चाहूंगा, वहाँ पर मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा। यहीं पर हमारी एपिसोड 244 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 245 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियान चैंग हमारे लिन फेंग को स्वर्ड इंटेंट के बारे में बता रहा होता है, स्वर्ड इंटेंट और उसकी स्टेजेस के बारे में बता रहा था, और साथ ही वो उसे लास्ट के ऊपर अपने जाम को उसके सामने करते हुए कहता है चलो इस जाम को चीयर करते हैं। चाहता हूँ कि हम लोग इस ग्रेट कंपटीशन के दौरान में एक दूसरे से फाइट करें, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहूंगा। है ना। लिन फेंग भी जल्दी से अपने जाम को उठाता है और उसके साथ चीयर करता है। तो ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोबारा से यहाँ पर अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हीटियन एम्पायर से जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। वो हमारे जूजू कंट्री के प्रिंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इसे यहाँ पर पार्टी देना बिल्कुल भी नहीं आता और जो यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। लिन फेंग उन सभी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है पता नहीं ये सभी लोग कहाँ से उठकर आ गए हैं, इन सभी को तो मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक बार थर्ड एनवाई को दिखाते हैं। थर्ड एनवाई फिर से बात करना स्टार्ट करता है। थर्ड एनवाई कहता है डांस जिनजी तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। हमारे टियान फेंग में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती। ऊपर से हमने यहाँ पर ये भी सुना है कि तुम जीतर बजा सकती हो, तुम जीतर बजा सकती हो और बहुत ही अच्छा डांस कर सकती हो। जैसे हम लोग यहाँ पर तुम्हें जीतर बजाते हुए देखना चाहते हैं और साथ में तुम्हारा डांस भी देखना चाहते हैं। लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी और ये वाकई में बहुत अच्छा शो होगा। हमारे यहाँ पर आने में जूजू कंट्री में आने की हमारी ट्रिप तो सफल हो जाएगी। तुम लोग इतनी दूर टियान फेंग से यहाँ पर आए हैं तो कम से कम हम लोग तुम्हें जीतर बजाते हुए यहाँ पर तुम्हें डांस करते हुए तो देख ही सकते हैं। लेकिन एम्पायर के एम्बेसडर उनकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये टियान फेंग के एनिमीज जानबूझकर यहाँ पर इन लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में ये लोग मुझे कहेंगे कि मैं इनकी मदद करूँ। हाँ, लिन फेंग उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये बात बहुत ज्यादा फनी है जो तुम बार बार एक ही बात किए जा रहे हो। अनभूषा भी वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है ये लोग जानबूझकर यहाँ पर लिन फेंग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लिन फेंग को डायरेक्टली चैलेंज कर सके और लिन फेंग इनसे फाइट करना स्टार्ट करे। फिफ्थ एनवाई भी कहता है मुझे लगता है कि थर्ड एनवाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। लोग इतनी दूर से टियान फेंग
से यहाँ पर तुम्हारे जूजू कंट्री में आए हैं, उसका हमें यहाँ पर प्रिंसेस के डांस तो दिखाई देनी चाहिए, प्रिंसेस को हमारे सामने डांस करना चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पर इतनी दूर आकर क्या करेंगे, हमें डांस देखना है। हमें पता है कि प्रिंस वूजा और सिंजी दोनों ही हमें यहाँ पर निराश करके वापस नहीं भेजेंगे, ये हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जबकि यहीं पर प्रिंस लैंगटियांग को भी दिखाते हैं, जो कि इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि प्रिंस लैंगटियांग ने जो सारे के सारा मसला खड़ा किया है, उसी ने तो इन सभी को बताया कि प्रिंसेस डांस भी अच्छा करती है और साथ में विजिटर भी अच्छा बजाती है। वो सोच रहा होता है, देखते हैं कि अब लिनफेंग इस सारे सिचुएशन से कैसे निकलता है। लिनफेंग उनकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है, वो अपने जाम को रखता है और उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सभी लोग वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। जिनसे भी उसकी तरफ देख रही होती है कि अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है, तो लिनफेंग उठकर खड़ा होता है और सीधा जाकर प्रिंस लैंगटियान के सामने खड़ा हो जाता है। प्रिंस लैंगटियान से कहता है, क्या तुम यही चाहते हो? प्रिंस लैंगटियान उसकी तरफ देख रहा होता है कि अब ये यहाँ पर मेरे पास क्यों चला आया है। तो हमारा लिनफेंग उसकी टेबल के ऊपर अपना पाँव मारते हुए उसकी टेबल को तोड़ देता है और टेबल के ऊपर जितना भी जाम और फ्रूट पड़ा होता है वो सारे का सारा नीचे गिर जाता है। ये देखकर प्रिंस लैंगटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंस लैंगटियान काफी घबरा जाता है और लिनफेंग से कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लिनफेंग उसे कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए? अब हमारा लिनफेंग फिर से अपनी बैकफ्लैश मेमोरीज को याद करता है। लिनफेंग कहता है, डॉन्टियान लैंग ने पहले मेरे यूनाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद इसने प्रिंसेस को किडनैप किया और साथ ही इसने मोशुई कंट्री के साथ हाथ मिलाया हुआ था। इसको किडनैप किया और मुझे मरवाने की कोशिश की, उसके बाद इसने जनरल लियू कैंग को मरवाने की कोशिश की। लिनफेंग इन सारी बातों को याद करने के बाद डॉन्टियान लैंग से कहता है, प्रिंस डॉन्टियान लैंग, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ, तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सेकंड भी जिंदा नहीं देख सकता। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं जिंदा रहूंगा, हम दोनों एक ही आसमान के तले जिंदा नहीं रह सकते। इस लैंगटियान लिनफेंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हालांकि मेरी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले में काफी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इसको इस तरह बुली नहीं कर सकता। लिनफेंग उसे कहता है, आज यहाँ पर सेकंड प्रिंस ने इतनी बड़ी एफर्ट की, यहाँ पर इतने सारे लोगों को बुलाया और यहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी रखी है, जहाँ पर तुम्हें देखने के बाद भी तुम्हें मार नहीं रहा, तो ये सब कुछ प्रिंस वूजा की वजह से है, क्योंकि मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी वजह से मैं उसकी पार्टी को खराब नहीं करना चाहता तुम्हें मारकर। लेकिन तुम तो बहुत बड़े घटिया इंसान हो, तुम यहाँ पर जो कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर जानबूझकर बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो, तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मरवाने के लिए इन सारे एनिमीज को गुस्सा दिलाया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुमने इस सब में हमारी प्रिंसेस को भी शामिल कर दिया। तुमने प्रिंसेस के बारे में उन सबको ये बताया, जिसकी वजह से अब वो एक ही बात को पकड़कर बैठ गए हैं। डॉन्टियान लैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े स्मार्ट इंसान हो? तुमने यहाँ पर उन लोगों के जहन में ये बात डाल दी कि इस प्रिंसेस को जितर बजाना आता है और ये अच्छा डांस करती है, तो ये सब कुछ जानबूझकर कहा था ताकि वो लोग मेरे पर अटैक करें या मुझे चैलेंज करें और चैलेंज के दौरान मुझे मार डालें। लगता है कि तुम एक बहुत ही जीनियस और स्मार्ट इंसान हो, लेकिन मेरी नजर में तुम एक सुअर हो, के पास दिमाग नहीं है। इस वूजा लिनफेंग की बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा रहा था और कहता है, लिनफेंग ने यहाँ पर जितनी बातें की हैं, इस बातों का मतलब यही है कि वो प्रिंस लैंगटियान के चेहरे पर डायरेक्टली थप्पड़ मार रहा है, कि वो सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है। मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ इसी का किया धरा है, इसने प्रिंसेस के बारे में इन सभी को यहाँ पर बताया, जिसकी वजह से वो लोग लिनफेंग के खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन इसकी ये सारी ट्रिक्स अब यहाँ पर काम नहीं करेंगे। प्रिंस लैंगटियान वहीं पर काफी गुस्सा हो रहा था और साथ ही सोच रहा होता है, जब मैंने मोशुई को डिस्ट्रॉय किया था उस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कीड़े मकोड़े थे, कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी मेरी नजर में तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। प्रिंस लैंग साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। प्रिंस वूजा कहता है, ये कल्टीवेशन की दुनिया है, कल्टीवेशन की दुनिया में वो आपसे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आपको नीचे दबा सकता है, सिर्फ वही बात करेगा, और जो कम स्ट्रॉन्ग होता है वो उसकी बात को सुनेगा। लिनफेंग के पास में लिनफेंग के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उसके पास कोई सोशल स्टेटस था, लेकिन डॉन्टियान लैंग के पास दोनों चीजें थी, जिसकी वजह से वो लिनफेंग को बुली कर रहा था। लेकिन लिनफेंग अब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से लिनफेंग सभी के सामने उसके सामने आकर इस तरह इंसल्ट कर सकता है, लेकिन आगे से डॉन्टियान लैंग उसे कुछ भी नहीं कह सकता। यही इस दुनिया का रूल है, इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया का। वो भी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो अपने से कमजोर की किसी वक्त भी किसी जगह के ऊपर भी इंसल्ट कर सकता है या फिर उसकी जान ले सकता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 245 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 246 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिनफेंग प्रिंस लैंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट कर देता है। वो वहाँ पर उसे कहता है, हम दोनों के दरमियान में एक दुश्मनी चल रही है, लेकिन तुम इस सब में प्रिंसेस को नहीं घसीट सकते। जानबूझकर यहाँ पर ये सारी बकवास बातें कर रहे हो, जबकि प्रिंस वूजा भी वहाँ पर सोच रहा होता है, जबकि हमारे लिनफेंग के पास ज्यादा पावर है और वो प्रिंस लैंग को आसानी से मार सकता है। इसी वजह से प्रिंस लैंग उसके सामने मुंह नहीं खोल रहा, हालांकि वो डॉन फैमिली का यंग मास्टर है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा लिनफेंग डॉन्टियान लैंग से कहता है,
है, डॉन टियानलैंग, मेरी नजर में तुम एक मरे हुए इंसान हो जिसकी किस्मत का फैसला पहले से हो चुका है, क्योंकि आज या कल मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। फिर साथ ही लिन फेंग उसे कहता है, मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है कि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बार बार मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो। यहीं पर हमारा लिन फेंग उसे कहता है, चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। आज के बैंक्वेट पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे का सामना करेंगे। ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम इस बैंक्वेट पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर लो। टियानलैंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या क्या इसने क्या कहा कि बैंक्वेट पार्टी के बाद ये मुझे मारने वाला है। कहता है, लिन फेंग तो बहुत ज्यादा सीरियस है, लगता है ये यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई में मुझे मार डालेगा। अब मैं क्या करूँ, इसकी कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा हाई है और ये आसानी के साथ मुझे मार सकता है और मैं अपने आप को बचा भी नहीं सकता, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर साथ ही वो कहता है, नहीं मैं यहाँ से भागकर नहीं जा सकता, इतने सारे लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाऊँ, अपनी जान बचा लूँ, तो मैं एक इंसान की जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। और अगर मैं भाग भी जाता हूँ तब भी लिन फेंग मुझे ढूंढ निकालेगा और मार डालेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहीं पर रुकना चाहिए, मुझे इसको बुली नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जबकि मैंने जो कर दिया है उसका इंजाम तो भुगतना पड़ेगा। तो लगता है कि आज मेरी मौत पक्की है। तुम्हारा लिन फेंग डॉन टियानलैंग को छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ता है और चलता हुआ सीधा 5th एनवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, सॉरी 6th एनवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है, मेरा नाम लिन फेंग है और मैं यहाँ के यानी कि ज़ूजू कंट्री के हाई 8 ऑफिशियल्स में से एक नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे ऑफिशियल का खिताब नहीं मिला। हाँ, मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो। मैं तुम सभी लोगों के साथ कम्पीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सभी लोग टियानफेंग एम्पायर के बहुत ही पावरफुल एनवीज हो। तुम लोग 7th एनवी हो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुमने मेरी ज़ूजू कंट्री की प्रिंसेस की यहाँ पर इंसल्ट किया, तुमने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, जिसकी वजह से मुझे लिन फेंग को यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करना पड़ेगी। हालांकि मैं एक बहुत ही वीक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपनी प्रिंसेस की इज्जत बचाने के लिए तुम सभी से फाइट करना पड़ेगी। तो लिन फेंग उसे कहता है, मैं लिन फेंग यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, टियानफेंग एम्पायर के 6th एनवी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ लाइफ एंड डेथ मैच खेलो, हम में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ लाइफ एंड डेथ मैच खेलना चाहोगे? 6th एनवी भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि उनका प्रिंस वहाँ पर सोच रहा होता है ये लिन फेंग कर क्या रहा है। हालांकि ये काफी ज्यादा वीक कल्टीवेटर है, फिर भी यहाँ पर हर एक को चैलेंज तो नहीं कर सकता। इसने खुद कहा ये बहुत ज्यादा कमजोर है, फिर हमारे 6th एनवी को यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच का चैलेंज क्यों कर रहा है? 6th एनवी में लिन फेंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं 7th एनवी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि हम दोनों के दरमियान में जो पावर गैप है कि वो बहुत ज्यादा हो। इसने 7th एनवी को बड़ी आसानी के साथ मार दिया, वो भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ। तो अगर यहाँ पर 7th एनवी की पावर को देखा जाए तो वो स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे थोड़ा सा ही कमजोर होगा। मैं 6th एनवी होने के नाते अगर इससे फाइट करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। ये लड़का यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच का कह रहा है, इसका मतलब हम दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। तो लिन फेंग उसे कहता है, 6th एनवी प्लीज जल्दी से बताओ कि क्या तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, मुझसे फाइट करोगे या नहीं? 6th एनवी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, जिंदा रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, पर थोड़ी सी इंसल्ट होगी अगर मैं इसकी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है, नहीं मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फेंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। लिन फेंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले जहाँ पर मैंने 7th एनवी से फाइट की थी वो एक कचरा था, लगता था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो मेरी एक अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और सिर्फ एक अटैक से मारा गया। यहाँ पर 6th एनवी ने मुझसे फाइट करने से ही मना कर दिया, तो इसका मतलब ये एक डरपोक है। लगता है कि तुम्हारा 7th और तुम्हारा 6th एनवी यहाँ पर अपने असली कलर्स दिखा रहे हैं। के बाद हमारा लिन फेंग उससे आगे गुजर जाता है। लिन फेंग आगे जाने के बाद 5th एनवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, लिन फेंग तुम्हें 5th एनवी को यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल खेलो। हम दोनों तब तक यहाँ पर फाइट करेंगे जब तक कि हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। 6th एनवी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लिन फेंग ने सबसे पहले यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज किया, मैंने जब इसके चैलेंज को यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया तो ये जल्दी से 5th एनवी के पास चला गया। अगर हमारा 5th एनवी यहाँ पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता और वो भी रिफ्यूज कर देता है तो फिर लिन फेंग क्या करेगा? क्या ये हमारे 4th एनवी के पास जाएगा? 5th एनवी जो कि पहले काफी ज्यादा एरोगेंटली बातें कर रहा था अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस लड़के के साथ फाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैंने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया, यहाँ पर हमारे टियानफेंग एम्पायर का बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाएगा और मेरी पर्सनल रिस्पेक्ट में भी काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर मना करूंगा तो सभी लोग मेरे नाम पर थू थू करेंगे कि मैंने लिन फेंग जो कि जिसकी कल्टीवेशन में मुझसे लो थी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। लिन फेंग 5th एनवी को पंप करने के लिए उसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम मना कर सकती हो, मैं कौन सा तुम्हारे पास ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ, तुम्हें बस ये कहना है कि तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी। तो 5th एनवी उसकी बात सुनने के बाद और भी घबरा जाता है और उसे कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। साथ ही थोड़ी देर सोचने के बाद वो लिन फेंग को जवाब देता है और कहता है, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मुझे फाइट नहीं करनी। फेंग फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुमने भी यहाँ पर फाइट करने से मना कर दिया, लगता है कि तुम्हारे टियानफेंग एम्पायर में सभी के सभी डरपोक और कमजोर लोग हैं, तुम्हारा पूरे का पूरा टियानफेंग एम्पायर तो कचरू से भरा हुआ है। 2 लोगों को चैलेंज किया लेकिन दोनों मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है,
तुम कौन सा कोई महान इंसान हो, तुम तो 7th एनवी के कचरे में से एक कचरा हो। 5th एनवी वहाँ पर सोच रहा था लिन फेंग यहाँ पर हमें एक के बाद एक को चैलेंज कर रहा है। पहले जब 5th 6th एनवी के पास गया, उसके बाद जब मेरे 5th के पास आया, मैंने जहाँ पर मना किया है तो अब ये सीधा 4th के पास जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पावर गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लिन फेंग उन सभी का मजाक उड़ाता है। लिन फेंग कहता है मैंने जहाँ पर जब से तुम लोगों को देखा है तब से तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी लंबी लंबी छोड़े हो, तुम सभी लोग एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, तुम सभी लोग अपने बारे में बता रहे थे कि 7th एनवी बहुत ज्यादा महान है, वो पता नहीं क्या चीज है। लोग तो यहाँ पर हमारी प्रिंसेस को नचाना चाहते थे, लेकिन असल में तुम सभी लोग कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अब तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 7 कमजोर लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि वो अपने से लो रैंक के कल्टीवेटर को भी चैलेंज नहीं करना चाहते। तो लिन फेंग चलता हुआ सीधा 4th एनवी के सामने चला जाता है और उसे कहता है मैं लिन फेंग ज़ूजू कंट्री से तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ 4th एनवी, क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और मेरे साथ लाइफ एंड डेथ की बैटल खेलोगे। लिन फेंग जब 4th एनवी को चैलेंज करता है तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या फिर लिन फेंग आगे 3rd एनवी के पास चला जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 247 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसकी एपिसोड अपलोड नहीं की क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज हुआ था और वो काफी छोटा था, की वजह से मैं वेट कर रहा था ताकि दूसरा चैप्टर भी साथ ही रिलीज हो जाए तो पूरी एपिसोड बन जाए। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा लिन फेंग यहाँ पर जो एनवीज होते हैं उन सभी को एक एक करके चैलेंज कर रहा होता है। वो सबसे पहले 6th एनवी को चैलेंज करता है और उसके बाद 5th को चैलेंज करता है। 5th भी उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, फिर वो 4th के पास आता है और उसे भी चैलेंज करता है। हम लोगों ने यहाँ पर एपिसोड को एंड किया था, क्या 4th एनवी उसकी इस ऑफर को मानेगा, यानी कि उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, उससे फाइट करेगा या नहीं, क्योंकि लिन फेंग यहाँ पर उनको लाइफ एंड डेथ चैलेंज का कह रहा होता है। दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा एंड पर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जियान चेंग सोच रहा होता है लिन फेंग यहाँ पर सभी को बारी बारी चैलेंज कर रहा है और अब वो 4th एनवी तक पहुंच चुका है। उसने 4th एनवी को चैलेंज किया है, आज यहाँ पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या फिर ये भी अपनी हार मान लेगा। 4th एनवी सोच रहा होता है लगता है कि मुझे तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो हमारे टियानवी के एनवीज की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। कि उसका प्रिंस उसे कहता है नहीं, तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना। 4th एनवी अपने प्रिंस की तरफ देखता है तो उसका प्रिंस जब उसे नो कहता है तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है फिर मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। फेंग उसकी बात सुनने के बाद 3rd एनवी के पास चला जाता है। वो 3rd एनवी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं लिन फेंग ज़ूजू कंट्री से तुम्हें चैलेंज करता हूँ, हम दोनों लाइफ एंड डेथ मैच खेलेंगे, क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। 3rd एनवी ने तो पहले भी उससे चैलेंज करने का कहा था। वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो बड़ी स्पीड से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। अपनी तलवार को लेकर लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है लिन फेंग चलो रेडी हो जाओ। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। फेंग जंप करते हुए पीछे हट रहा होता है तो 3rd एनवी अपने हाथ से अपनी तलवार को छोड़ देता है। उसकी तलवार उड़ती हुई लिन फेंग के पास से गुजर जाती है। लिन फेंग कहता है तो टियान फेंग सिटी के 3 डरपोक एनवीज के बाद अब आखिर पर आकर किसी ने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, चलो देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या उखाड़ पाते हो। तो 3rd एनवी उसे कहता है तुम्हें लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर फाइट से मना किया है, इसका मतलब यह है कि वो डरपोक है। नहीं, वो डरपोक नहीं है, बल्कि वो सभी लोग चाहते थे कि तुम मेरे सामने आओ और मुझे आकर ये कहो कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। के बाद वो चाहते थे कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं, तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है एक्सक्यूज अच्छा है, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो लोग डरपोक हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साथ ही में लिन फेंग अपनी तलवार को निकालते हुए विंड स्वर्ड को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो लिन फेंग अपनी तलवार के साथ बड़ी स्पीड के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। लिन फेंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है। एनवी कहता है इस लड़के की स्पीड तो काफी ज्यादा है, मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। वो बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ हटता है। लिन फेंग भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है। वो अपनी तलवार को जब घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो उसका कंधा जख्मी हो जाता है। वो कहता है ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये कहीं से भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि इस लड़के की स्पीड ज्यादा है। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने कंधे को वहाँ पर हील कर लेता है और उसके साथ ही वो अपनी एनर्जी से बनी हुई काफी सारी तलवारें निकालता है और इन तलवारों के साथ वहाँ पर एक स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है। लिन फेंग उसे कहता है तुमने यहाँ पर अपनी तलवार के साथ स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना ली है, जबकि तलवार किसी का गला काटने के लिए होती है, तलवार को दूसरों को मारने के लिए यूज किया जाता है। एनवी उसे कहता है तुम्हें तलवारों के बारे में क्या पता हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी तलवारबाजी के डीप स्किल्स दिखाने वाला हूँ। लिन फेंग उसे कहता है चलो भी ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपना स्वर्ड इंटेंट दिखाता हूँ। लिन फेंग वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से काफी सारा पर्पल कलर का ऑरा रिलीज करता है और उसके साथ ही वो अपनी तलवार के ऊपर अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है। ये हमारा लिन फेंग की डेडली स्वर्ड है। जब वो अपनी डेडली स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करता है तो वहाँ पर बहुत सारी रेड कलर की एनर्जी निकलती है। साथ ही हमारे लिन फेंग की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और लिन फेंग की स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा
बढ़ जाती है। थर्ड एनवी अपनी टेक्निक को रिलीज करने के बाद अपनी तलवार के साथ लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा लिनफेंग अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके स्टैब को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराता है और अपने दूसरे हाथ में ब्लैक लोटस को एक्टिवेट करता है। थर्ड एनवी समझ जाता है कि ये ब्लैक लोटस काफी ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है मुझे जल्दी से पीछे हटना होगा, ये ब्लैक लोटस देखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है, और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। तो वो अपनी स्टार स्वॉर्ड की पोजीशन को वहां पर चेंज करने लगता है, लेकिन हमारा लिनफेंग बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और उसके पीछे जाने के बाद वो अपने एक हाथ से उसके सर को पकड़ता है, फिर दूसरे हाथ में अपनी तलवार के साथ की तरफ उस तलवार को स्टैब करता है और उसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को धंसाकर साथ ही ब्लैक लोटस के साथ उसकी बॉडी को वहीं पर जलाकर हाक कर देता है। उसके बाद हमारा लिनफेंग जंप करते हुए वहां पर नीचे उतर आता है। लिनफेंग नीचे उतरने के बाद आगे बढ़ता है और सीधा सेकंड एनिमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लिनफेंग सेकंड एनिमी से कहता है अब सिर्फ और सिर्फ तुम बचे हो। लिनफेंग तो अपने साथ यहाँ पर 5 कमजोर एनिमीज को लेकर आया है, जिनमें से कुछ तो डरपोक थे, तो बाकी के सभी बहुत ज्यादा कमजोर थे। अब तुम बचे हो सेकंड एनिमी, तो मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ। सेकंड एनिमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि उसी वक्त ड्रैगन माउंटेन के जो एम्बेसडर होते हैं वो वहाँ पर बीच में बोल पड़ते हैं। वो लिनफेंग से कहते हैं अब बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स कर ली हैं। नहीं लगता कि अब तुम लोगों को यहाँ पर अपनी फाइटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से टियानफेंग सिटी और जूजू कंट्री इन दोनों के दरमियान में जो दोस्ती है उसके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। टियानफेंग भी लिनफेंग से कहता है ब्रदर लिनफेंग, मुझे लगता है कि अब बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर काफी कुछ शो करवा दिया, बैठ जाओ। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं अभी जाकर बैठ जाता हूँ। साथ ही हमारा लिनफेंग अपनी मिडिल फिंगर उन सभी को दिखाते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी 7 एनिमीज जो कि टियानफेंग सिटी के बहुत ही पावरफुल 7 रैंकिंग के पावरफुल लोग हो, सभी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सभी लोग डरपोक, बेशर्म और बेगैरत इंसान हो। इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी एनिमीज जिंदा बचे होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शर्मिंदगी के मारे वहाँ पर बोल भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि तो इन सभी लोगों ने यहाँ पर होती तो इसकी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। ड्रैगन एम्बेसडर उन लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारा मजा कर लिया है, हम लोग अपनी इस पार्टी को यहीं पर खत्म करते हैं और जाकर रेस्ट करते हैं। टियानफेंग सिटी का प्रिंस भी उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है प्रिंस वूजा, अब तुम बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। वूजा उसे कहता है मैंने इस बारे में क्या सोचना है, मैंने पहले से तुम सभी लोगों के लिए अपने पैलेस में रूम्स बुक करवा दिए हैं, तुम्हारे रूम अच्छी तरह से तैयार कर दिए गए हैं, तुम सभी लोग जाकर अपने अपने रूम में आराम कर सकते हो, तुम सभी लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और अगर कुछ चाहिए होगा तो बता देना। प्रिंस चनफेंग उसे कहता है प्रिंस वूजा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे लिए रूम्स को तैयार करवा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी सभी के लिए रूम्स को तैयार करवाना चाहिए। और मेरे एनवीज, हम लोग टियानफेंग सिटी से पहली बार यहाँ पर इंपीरियल सिटी में आए हैं, तो हम लोग तुम्हारे इंपीरियल सिटी को विजिट करना चाहते हैं। तो आज रात तुम्हारे पूरे इंपीरियल सिटी को विजिट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आराम नहीं करेंगे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। प्रिंस वूजा उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, तुम अपने लोगों के साथ जाकर इंपीरियल सिटी को विजिट कर सकते हो। हमारा इंपीरियल सिटी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तुम्हें यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही वूजा उन सभी से कहता है ठीक है, सभी लोग जा सकते हैं। इस वूजा ड्रैगन एम्बेसडर से कहता है ड्रैगन एम्बेसडर, आप मेरे साथ आए, मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। ड्रैगन एम्बेसडर उसे कहते हैं प्रिंस वूजा, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, चलो ठीक है, मुझे अपने साथ ले चलो। के साथ ही प्रिंस चनफेंग भी अपने एनवीज से कहता है एनवीज चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, और वो सारे के सारे एनवीज उसके साथ वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लिनफेंग आगे बढ़ता है, जिंजी से कहता है जिंजी चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक वापस छोड़ाता हूँ, तुम्हारे रेजिडेंशियल एरिया तक। यहीं पर हमारे प्रिंस लैंग को भी दिखाते हैं। प्रिंस लैंग को पिछली एपिसोड में हमारे लिनफेंग ने धमकी दी थी। लिनफेंग ने उसे कहा था कि पार्टी के खत्म होने के बाद हम लोग आपस में ड्यूल करेंगे और आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज ही तुम मरने वाले हो। लैंग वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है। लिनफेंग फिलहाल के लिए तो प्रिंसेस जिंजी को छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये वापस जरूर आएगा और मुझे भी यहाँ पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा अंतिम दिन है, तो जो मैं कर सकता हूँ मैं करके आ जाता हूँ। प्रिंस लैंग भी वहाँ से बड़ी स्पीड से चला जाता है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 247 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 248 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिनफेंग थर्ड एनवी को चैलेंज करने के बाद उसे मार देता है, और थर्ड एनवी के मरने के बाद बाकी के सारे एनवीज और उनके साथ उनका जो प्रिंस होता है वो लोग इस मैच को यहीं पर खत्म करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि एम्बेसडर उन लोगों से कहते हैं आज के लिए इतनी फाइट्स काफी रहेंगी, चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर आराम करते हैं। हमारे लिनफेंग ने पिछली एपिसोड में प्रिंस लैंग को भी वार्निंग दी थी। उसने उसे कहा था कि इस बार इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद, सॉरी इस पार्टी के खत्म होने के बाद वो उसे मार डालेगा, ये उसका आखिरी दिन है। प्रिंस लैंग भी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि लिनफेंग लास्ट सीन के ऊपर प्रिंसेस को छोड़ने के लिए वहाँ से जाता है। प्रिंस लैंग सोच रहे होते हैं मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि लिनफेंग मुझे मारने के लिए वापस आए। तो इस एपिसोड की शुरुआत प्रिंस लैंग से होती है। प्रिंस लैंग भागता हुआ जा रहा होता है, वहीं पर भागते हुए उसे नीचे जंगल में कुछ दिखाई देता है। वो वहाँ पर रुकता है और कहता है वहाँ पर नीचे क्या है, लगता तो नहीं कि लिनफेंग होगा, क्योंकि लिनफेंग तो प्रिंसेस को छोड़ने के लिए गया था, मुझे यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकता है। चलो चल के देख कर आता हूँ कि वहाँ पर कौन है जो कि मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो प्रिंस लैंग जल्दी से वहाँ पर जंगल में उतर
आते हैं। वो जंगल में उतरते हैं और उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए जल्दी से बाहर निकल आओ। इस तरह पीछा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं पहले से तुम्हें नोटिस कर चुका हूँ। तो उसके सामने से लिटिल क्योंग बाहर निकलता है। लिनफेंग नहीं होता, बल्कि उसका मॉन्स्टर विंग टाइगर होता है। तो प्रिंस लैंग के सामने निकलकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। प्रिंस लैंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो लिनफेंग का विंग टाइगर है। अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब लिनफेंग भी यहीं पर आसपास ही होगा। प्रिंस लैंग ध्यान कहता है, लेकिन लिनफेंग यहाँ पर कैसे हो सकता है? वो तो प्रिंसेस को छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ गया था। लगता तो ऐसे ही कि जैसे लिनफेंग उसको उसके घर छोड़ने के लिए गया है और उसने सिर्फ और सिर्फ अपने विंग टाइगर को मेरे पर नजर रखने के लिए यहाँ पर भेजा है। सिर्फ और सिर्फ यही विंग टाइगर ही मेरे पीछे होगा। लगता है कि लिनफेंग ने पक्का फैसला कर लिया है, वो आज लास्ट में मुझे मार डालेगा, इसलिए मुझे पूरी कोशिश करना होगी यहाँ से भागने की। लैंग टियान जैसे वहाँ से जाने लगता है, उसी वक्त लिनफेंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। लिनफेंग उसे कहता है, प्रिंस लैंग तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो वाकई में लिनफेंग है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लिनफेंग से कहता है, लिनफेंग तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इसे पहले से पता है कि उसे मारने वाला, लेकिन फिर भी ये बार बार उसे पूछेगा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लिनफेंग उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखने के बाद तो प्रिंस लैंग टियान वहाँ पर पहले थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, फिर साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ। और बड़ी स्पीड से वो उड़ना स्टार्ट करता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये तो आगे से कोई जवाब भी नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। ये मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? ये मुझे मार क्यों नहीं रहा? तो प्रिंस लैंग टियान आगे आगे उड़ रहा होता है, जबकि लिनफेंग अपने विंग टाइगर के ऊपर बैठकर उसका पीछा कर रहा होता है। प्रिंस लैंग टियान कहता है, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। इसका विंग टाइगर ये वाला बीस्ट तो बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर ये चाहे तो ये मेरे आगे आकर मुझे रोक सकता है। इससे भाग तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, लिनफेंग तुम्हें मुझसे क्या चाहिए यार? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें फाइट नहीं करनी तो फिर मेरा पीछा करना बंद करो। लेकिन हमारा लिनफेंग उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता और बस उसका पीछा कर रहा होता है। प्रिंस लैंग टियान भागता हुआ सीधा अपनी जूजू अकेडमी में पहुंच जाता है। वो अपनी जूजू सेक्रेट अकेडमी की हदूद में पहुंच जाता है, जबकि लिनफेंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुंचता है। जूजू अकेडमी के जितने स्टूडेंट्स और एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग नीचे खड़े देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो हमारे प्रिंसिपल लैंग टियान लगते हैं, लेकिन ये भाग क्यों रहे हैं? वो पीछे देखते हैं तो उसके पीछे लिनफेंग होता है। वो लोग कहते हैं, ये तो हमारे प्रिंसिपल है और लिनफेंग इनका पीछा कर रहा है। ये तो लिनफेंग से डर कर भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे प्रिंसिपल इसे डर कर कैसे भाग सकते हैं? प्रिंस लैंग टियान भी अपनी अकेडमी में पहुंचने के बाद रुकते हैं और लिनफेंग से कहते हैं, अगर तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी, अगर तुम्हें मुझे मारना नहीं, मेरे पर अटैक नहीं करना, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम कितनी देर से मेरा पीछा किए जा रहे हो? आज तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? लिनफेंग से कहता है, तुम मुझसे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम हमारे यूनहाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे? उस वक्त तो तुम बहुत ज्यादा प्राउडफुल फील कर रहे थे। उस वक्त तुम एक प्रिंस बनकर वहाँ पर आए थे, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। अब वो सारी की सारी प्राउडनेस कहाँ पर चली गई? अब वो नोबल डॉन टियान लैंग कहाँ पर चला गया? उसी वक्त अकेडमी के एक एल्डर भी वहाँ पर बाहर आते हैं और आकर अपने प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, हम दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, ये आपके साथ इस तरह यहाँ पर बिहेव नहीं कर सकता। लिनफेंग उसे कहता है, हाँ मैं एरोगेंट हूँ तो मेरा क्या उखाड़ लोगे? एल्डर अपने प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल चलो हम दोनों मिलकर अटैक करते हैं और इस लड़के को मार डालते हैं। लेकिन प्रिंस लैंग टियान सोच रही होती है, इसे लगता है कि हम दोनों मिलकर इस लड़के को मार सकते हैं, लेकिन मुझे तो पता है कि हम लोग इस लड़के को नहीं मार सकते। लिनफेंग उस एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है, तो तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तुम्हें पता है कि जो भी यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करते हैं मैं उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं खाता और उसको मैं मार डालता हूँ, वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि तुमने भी यहाँ पर मुझे मारने की बात की है तो तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। साथ ही वो अपने लिटिल क्योंग से कहता है, लिटिल क्योंग आगे बढ़ो और इसको मेरे लिए मार डालो। लिटिल क्योंग भी इस बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और जाकर अपने पंजे घुमाते हुए एल्डर के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर सिर्फ पंजे चलते हुए दिखाते हैं और एल्डर को मरता हुआ नहीं दिखाते। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 248 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 249 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिनफेंग अपनी लिटिल क्योंग से कहता है, जाओ जाकर उस एल्डर को मार डालो, क्योंकि जो भी मुझे धमकी देता है मैं उसको नहीं छोड़ता, मैं उसको मार डालता हूँ। लिटिल क्योंग बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ आगे जाता है और जाकर उस एल्डर के ऊपर अपना पंजा मारता है। तो वो एल्डर भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लिटिल क्योंग के पंजे के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पंजा बड़ी आसानी के साथ टूट जाता है और एल्डर की चेस्ट के ऊपर पंजे का निशान बनता है। एल्डर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका लिटिल क्योंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? वाकई में कैंशियन फेरोशियस बीस्ट है। हमने इस तरह का फेरोशियस बीस्ट पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये फेरोशियस बीस्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला, इसने हमारे एल्डर को जख्मी कर दिया। ये एल्डर हमारी एकेडमी के एक एल्डर है, अपने एल्डर्स को बचाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। वो बाकी के स्टूडेंट से कहता है, चलो मेरे साथ आओ, हम सभी लोग मिलकर ऊपर जाते हैं, जाकर इस फेरोशियस बीस्ट का मुकाबला करते हैं। इसी में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर आने लगते हैं। उसी वक्त हमारा लिनफेंग उन लोगों से कहता है, मेरी एक
बात को कान खोल कर सुन लो, तो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करता है वो मुझसे नहीं बचेगा। अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे, मेरे खिलाफ आओगे, तो फिर इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो और मैं अपने दुश्मनों को जान से मार डालता हूँ, चाहे आज या कल। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तो वो फेरोशियस बीस्ट यानी कि लिटिल क्यांग फिर से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए। अरे एल्डर फिर से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो लिटिल क्यांग उसकी मुंडी को काट देता है। वो अपना मुंह खोलता है और उसकी मुंडी को खा जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा टेरिबल है, इसने तो हमारे एल्डर का सारी उखाड़ लिया, इसने तो उसका सारी खा लिया। प्रिंस लैंग भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो लिनफेंग से कहते हैं, लिनफेंग आज तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुम क्या चाहते हो? ज़ूजू अकेडमी के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो कहते हैं अब यहाँ पर लिनफेंग को रोकने वाला कौन है? उसने हमारी अकेडमी के एक एल्डर को मार दिया और साथ में हमारे प्रिंसिपल भी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन प्रिंसिपल भी लिनफेंग से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर हमारे प्रिंसिपल और हमारे एल्डर्स इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे तो ये लिनफेंग तो हम सभी को भी मार डालेगा। हमारे प्रिंसिपल भी हमें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। लिनफेंग उसे कहता है, डोंट यान लैंग, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर होली अकेडमी ऑफ ज़ूजू में क्या करने के लिए आया हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये होली अकेडमी ऑफ ज़ूजू ये बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ही घटिया है? लैंग उसे कहते हैं, साफ साफ बताओ कि तुम चाहते क्या हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? अगर मुझे मारने के लिए आए हो तो मुझे मारो और किस्सा खत्म करो। लिनफेंग उसे कहता है, प्रिंस लैंग क्या तुम्हें यहाँ पर मौत से डर लग रहा है? तुम्हें याद है कि पास में तुमने क्या किया था? तुम पास में अपने 7 लोगों को लेकर मेरे यूनाई सेक्टर में आए थे और वहाँ पर आने के बाद तुमने मेरे पूरे के पूरे यूनाई सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। क्या तुमने इस वक्त ये नहीं सोचा था कि तुम्हें इसके नतायज भी भुगतना पड़ेंगे, तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे? लैंग भी सोच रहा होता है, मुझे उसी वक्त इसके सभी लोगों को मार देना चाहिए था। मैंने यूनाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया था अपनी ज़ूजू अकेडमी को बनाने के लिए। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर एक लड़का जो बच जाएगा वो आज यहाँ पर मेरे सामने आ खड़ा होगा और मुझे मार डालेगा। यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए चला आया है। लैंग सोच रहा होता है, काश मुझे यहाँ पर एक और मौका मिल जाए, काश मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं दोबारा से यूनाई सेक्टर को बर्बाद करूंगा और साथ में तुम्हें भी मार डालूंगा और मैं अपनी वो की हुई गलती को पूरा करूंगा। लिनफेंग से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है, जी क्या ये मुझे मारने के लिए नहीं आया तो फिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? अगर ये मुझे मारने के लिए यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए नहीं आया तो फिर ये यहाँ पर हमारी अकेडमी में क्यों आया होगा? लिनफेंग से कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ कैसे मार सकता हूँ कि अभी तो मैंने तुम्हें यहाँ पर वो सब कुछ दिखाना है जो तुमने मेरे साथ किया था। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी होली अकेडमी ऑफ ज़ूजू को बर्बाद होता हुआ दिखाऊंगा। तुम इस अकेडमी को बर्बाद होता हुआ देखोगे और साथ ही तुम हमारे यूनाई सेक्टर को दोबारा से बनता हुआ देखोगे। पास्ट में तुम्हें लगा था कि यूनाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय करके तुम अपनी होली अकेडमी ऑफ ज़ूजू को बना सकते हो, तो तुम्हें ये लगा था। मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारी होली अकेडमी ऑफ ज़ूजू को बर्बाद करके मैं इसको तबाह करके दोबारा से अपनी यूनाई सेक्टर को रेजुरेक्ट कर सकता हूँ, तो तुम सभी लोग अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखोगे। वो भी कहता है, तुम्हारा एम्बिशन तो काफी ज्यादा बड़ा है, तुम मेरी होली अकेडमी को बर्बाद करना चाहते हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है, का मतलब लिनफेंग यहाँ पर इस तरह मुझसे बदला लेना चाहता है। मैंने इसके यूनाई सेक्टर को बर्बाद किया था अपनी होली अकेडमी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर मेरी होली अकेडमी को बर्बाद करेगा जिस तरह मैंने इसके यूनाई सेक्टर को बर्बाद किया था। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, लिनफेंग हमारी होली अकेडमी ऑफ ज़ूजू को बर्बाद करना चाहता है, यानी कि ये सभी डिसाइपल्स को भी मार डालेगा। इस तरह हमारे प्रिंस लैंग यानी कि हमारे प्रिंसिपल ने इसके यूनाई सेक्टर को बर्बाद किया था। लैंग लिनफेंग से कहते हैं, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम अकेले हमारी ज़ूजू अकेडमी को बर्बाद नहीं कर पाओगे। तो लिनफेंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, ये तुम अपनी आंखों से देखोगे, तो सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद देखना मैं तुम्हारी पूरी की पूरी अकेडमी को बर्बाद कर दूंगा। लिनहाई सेक्टर के प्रिंसिपल लैंग गॉन्गलिंग और उनके साथ साथ बाकी के सभी लोग जिन लोगों ने यूनाई सेक्टर में अपनी जान दी थी, उन सभी लोगों ने अपनी उम्मीदें मेरे ऊपर छोड़ी थी। उन सभी लोगों ने मुझे कहा था कि मैं अगला पैट्रियार्च हूँ और मैं दोबारा से अपने यूनाई सेक्टर को रेज़रेक्ट करूंगा। सभी का बार मेरे कंधों के ऊपर है, मैं उन सभी को कैसे बुला सकता हूँ? और साथ ही वो अपने हाथ में उनको रिंग दिखाता है जो कि पैट्रियार्च की रिंग होती है। उसे कहता है, मैंने उन सभी प्रोटेक्टर से मास्टर बाई के साथ भी वादा किया था कि मैं अपनी यूनाई सेक्टर को दोबारा से रेज़रेक्ट करूंगा। प्रिंस लैंग भी उसके हाथ में पैट्रियार्च की रिंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तो पैट्रियार्च की रिंग है, इसका मतलब ये नया पैट्रियार्च है यूनाई सेक्टर का। यहाँ पर हमारी एपिसोड 249 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस डार्क स्पिरिट के एपिसोड 250 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिनफेंग प्रिंस लैंग से कहता है, तुम्हारे ज़ूजू अकेडमी के डिस्ट्रक्शन से मेरी यूनाई अकेडमी दोबारा से बनेगी। मैं यहाँ पर अपनी यूनाई अकेडमी को दोबारा से रेज़रेक्ट करूंगा। और साथ ही वो अपनी रिंग उसके सामने करता है, जिसे देखकर प्रिंस लैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो पैट्रियार्च की रिंग है। तो मतलब यह कि पैट्रियार्च ने मरने से पहले ये वाली रिंग लिनफेंग को दे दी थी। और ये बात भी वाकई में सच है कि ये दोबारा से अपने यूनाई सेक्टर को बना सकता है क्योंकि ये सेक्टर का पैट्रियार्च है। क्या ये वाकई में अपने यूनाई सेक्टर को
वापस से बना लेगा। अगर जब वाकई में ऐसा कर लेता है तो क्या वाकई में इसका यूनाई सेक्टर दोबारा से राइज कर पाएगा? लिन फेंग प्रिंस लैंग से कहता है ठीक है आप इंतजार करो, बहुत ही जल्दी मैं जहाँ पर वापस आऊंगा तुम्हारी जूजू एकेडमी को बर्बाद करूंगा। लिन फेंग वहाँ से बड़ी स्पीड से वापस की तरफ उड़ जाता है। प्रिंस लैंग और बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर आया बिना किसी डर के, और यहाँ पर आने के बाद इसने हमारे कैल्डर को भी मार दिया है, कैल्डर को मारा और साथ में हमारे प्रिंसिपल को धमकी भी दे दी, बहुत ही जल्दी जूजू एकेडमी को बर्बाद कर देगा। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं लिन फेंग यहाँ पर जानबूझकर हमें जिंदा छोड़कर चला गया है, आज उसका मकसद यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ हमें धमकाना था, क्योंकि अगर वो चाहता तो हम सभी को यहाँ पर मार सकता था। अगर वो चाहता तो आसमान में उड़ने वाले उन सारे के सारे कल्टिवेटर्स को भी मार देता। और उसने यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल को जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो चाहता है कि प्रिंसिपल अपनी आंखों के सामने अपनी जूजू एकेडमी को बर्बाद होता देखें, इसी वजह से वो हमारे प्रिंसिपल को भी छोड़कर चला गया है। वो ये भी चाहता है कि वो जब यूनाई सेक्टर को दोबारा से बनाएगा तो उसके प्रिंसिपल यानी कि हमारे प्रिंस लैंग उसको देखें। प्रिंस लैंग बहुत ना गुस्से में होते हैं और सोच रहे होते हैं अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। लिन फेंग ने आज या कल तो मुझे मार ही देना है, लेकिन ये जल्दी क्यों नहीं कर रहा। लिन फेंग उड़ता हुआ वापस की तरफ जा रहा होता है। जैसे वो वापस की तरफ अपने लिटिल क्यांग के पर बैठकर जा रहा होता है तो वहीं पर उसे महसूस होता है कि उसके सामने कुछ रुकावट है। उसका लिटिल क्यांग भी वहीं पर रुक जाता है और सामने की तरफ देखकर गुर्राता है, क्योंकि उसके सामने काफी सारे कल्टीवेटर्स होते हैं। वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स जान लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं और वहाँ पर टोटल 18 कल्टीवेटर्स होते हैं और उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स के हाथ में तलवारें होती हैं। लिन फेंग कहता है कि किसी की नजर में बहुत बड़ा खतरा हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर सारे के सारे जान लेवल के एक्सपर्ट्स को भेजा है। ये सारे के सारे ही अन लेवल के एक्सपर्ट्स हैं और ऊपर से सारे ब्लेड कल्टीवेटर्स हैं। लिन फेंग उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन, और साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है, लेकिन उन सभी में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इतने सारे कल्टीवेटर्स को भेज सके जो कि सारे के सारे जान लेवल के एक्सपर्ट्स हो, क्योंकि जान लेवल को अचीव कर पाना इतना भी आसान काम नहीं है। यू क्लैन के लोग या फिर 20 सेक्टर के लोग ये लोग हो सकते हैं, इनके पास इतने सारे जान लेवल के कल्टीवेटर्स तो हो सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मुझे मारने के लिए आए हैं सभी के पास ब्लेड है, इसका मतलब यह कि सारे के सारे ब्लेड कल्टीवेटर्स हैं। इस सेक्टर जहाँ पे यू क्लैन के लोगों के पास इतने सारे ब्लेड कल्टीवेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते जो कि सारे के सारे जान लेवल पर हो। इसका मतलब यह है कि उन दोनों सेक्टर में से किसी ने भी इनको यहाँ पर नहीं भेजा होगा। ये ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों ग्रुप्स ने आपस में मिलकर इतना बड़ा ग्रुप तैयार किया हो, यानी कि 18 लोगों को भेजा हो, अपने सेक्टर्स में से चुना हो जो कि ब्लेड कल्टीवेटर्स हो। फिर साथ ही लिन फेंग कहता है टियान फेंग के लोग भी तो हैं। टियान फेंग के मैंने 2 कल्टीवेटर्स को मारा है, उनके 2 एनिमीज को मैंने जान ली, वो भी सभी लोगों के सामने, तो उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट हुई थी। मुझे लगता है कि वो लोग अपनी नेशन से इतने सारे कल्टीवेटर्स को लेकर आएंगे, लेकिन अगर ये सभी लोग टियान फेंग से यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जूजू कंट्री से बाहर से आए हैं, और अगर ये बाहर से आए हैं तो फिर हमारे यहाँ पर जो सुरक्षा है उन लोगों ने इनको देखा क्यों नहीं, उन्होंने इनको बॉर्डर के ऊपर रोका क्यों नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, वो लोग दूर से ही सेंस कर लेते हैं कि अगर कोई बाहर से खतरा यहाँ पर आ रहा हो। ये सभी लोग 18 लोग जान लेवल के यहाँ पर बिना किसी के नोटिस में आए इंपीरियल कैपिटल में कैसे आ सकते हैं। ऊपर से उन एनवीज का जो प्रिंस है फेंग चैन वो इतना भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इन कल्टीवेटर्स के हाथों मारा जाता हूँ तो उसे पता है कि झगड़ा उसके साथ है। अरे प्रिंस को इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेगा और रूल एंड शान को इसका बात को कैसे एक्सप्लेन करेगा। लोग हमारे लिन फेंग से कहते हैं हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हैं, हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हमें किसने यहाँ पर भेजा है। और वो सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी तलवारों के अंदर से एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं ताकि वो एनर्जी बॉल बना सके। आसमान के ऊपर वो एनर्जी चमकती है जिससे हमारे लिन फेंग की आंखों में रोशनी पड़ती है। लिन फेंग अपनी आंखों को कवर करता है, जैसे वो आंखों को कवर करता है वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिन फेंग यहाँ पर अपने एयर मैजिक को यूज करने वाला है। फेंग की आंखें बंद होती है लेकिन वो उन सभी के अटैक्स को सेंस कर सकता है, वो उसके ऊपर अपनी तलवारों से अटैक कर रहे होते हैं, तो लिन फेंग उन सभी की तलवारों के अटैक को वहाँ पर अवॉइड कर रहा होता है। फिर साथ ही वहाँ पर अपने ब्लैक लोटस की पावर को रिलीज करते हुए अपने ओरा को रिलीज करता है और साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए उन सभी की तरफ सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। लिन फेंग की स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो सारे कल्टीवेटर्स कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, जल्दी से यहाँ से बचो वरना ये अटैक के साथ तुम लोग मारे जाओगे। इनमें से काफी सारे उस अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और फिर वो लोग कहते हैं चलो मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 250 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गाइस कैसे हैं हम सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 253 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक वॉर चल रही होती है। लिन फेंग अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मिटा रहा है। तो सबसे पहले वो एक हाउस को मिटा देता है जिसका नाम हाउचवी सेक्टर होता है, वो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। के बाद वो अपने सेक्टर को वापस हासिल कर लेता है। जुनहाई माउंटेन एरिया में जितने भी लोग वहाँ पर आकर रह रहे होते हैं वो उन सभी को मार देता है और वहाँ पर अपने जुनहाई सेक्टर को दोबारा से रेजोरेक्ट कर लेता है। और उसके बाद बारी आती है स्नो एंड माउंटेन विला की, क्योंकि उसने अपने कुछ आर्मी के लोगों को वहाँ पर भी भेजा होता है। उसने मास्टर जी को अपने साथ काफी सारे सोल्जर
सोल्जर्स देकर वहाँ पर भेजा होता है ताकि वो उनके ऊपर अटैक करके उनको भी डिस्ट्रॉय कर सके। मास्टर चीफ स्नो एंड माउंटेन विलेज के जो सेक्टर पैट्रियार्च होते हैं उनके दोस्त होते हैं, वो उनके लिए दरवाजा खोलते हैं तो अपनी आर्मी को लेकर अंदर आ जाते हैं। उनके सामने सेक्टर के पैट्रियार्च खड़े होते हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं मास्टर चीफ मैंने तो नहीं सोचा था कि हम लोग दोबारा इस तरह मिलेंगे, हालांकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एक साथ दोबारा मिल रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन बनकर मिल रहे हैं। मास्टर चीफ उसे कहते हैं हाँ पहले हम लोग एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है, अब हम लोग एक दूसरे के दुश्मन है, पहले हम दोस्त हुआ करते थे। तो सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहते हैं तुम इस तरह मुझसे क्यों बात कर रहे हो, तुम तो मेरे दुश्मन नहीं हो ना, मेरा दुश्मन तो लिन फेंग है। हम लोग यहाँ पर दोस्तों की तरह ही बात करते हैं और इस मसले को सुलझा लेते हैं। तो तुम यहाँ पर मेरे दोस्त बनकर आती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही वार्म वेलकम दूंगा और तुम्हें स्नो एंड माउंटेन विलेज का मानवासी का तरीका पता चलेगा। मास्टर चीफ से कहते हैं हांजू टियान तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी बात कर लो या फिर मुझे कितना ही कह लो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करोगे, मैं यहाँ पर अपना जहन नहीं चेंज करने वाला क्योंकि मैं यहाँ पर अपने सोल्जर्स को लेकर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आया हूँ। अब चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, तुमने गलत रास्ता ले लिया लेकिन मैं लिन फेंग के साथ हूँ और लिन फेंग के साथ रहते हुए मुझे अब ये करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। अगर लिन फेंग तुम्हारा दुश्मन है तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ, इसलिए आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती की बात नहीं कर सकते। हांजू टियान से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा कि हम दोनों यहाँ पर दोस्तों की तरह बात करें। इतना है कि अब यहाँ पर जो बैटल होकर रहेगी हम लोग इस बैटल को यहाँ पर अनवॉइड नहीं कर सकते। तो मास्टर चीफ उसे कहते हैं अगर तुम्हें फाइट करनी है तो यहाँ पर बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, फाइट करनी है तो अटैक करो, उसके बाद देखो क्या होता है। हांजू टियान जल्दी से अपनी आइस पावर को रिलीज करता है और कहता है चलो फिर ठीक है, फिर फाइट ही करते हैं। वो अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स फेंकते हैं। सारे के सारे क्रिस्टल्स उड़ते हुए मास्टर चीफ की तरफ आके बढ़ते हैं। हमारे मास्टर चीफ आंखें बंद करके खड़े होते हैं, फिर साथ ही वो अपनी दो उंगलियों को यूज करते हुए उसके क्रिस्टल को ब्लॉक कर लेते हैं। इसी के साथ ही वो अपनी फायर पावर को वहाँ पर रिलीज करते हैं। जब वो अपनी जान फायर को रिलीज करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स वहीं पर पिघल जाते हैं। सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहते हैं मास्टर चीफ जैसा कि मैंने सोचा था तुम आज भी वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है जैसे पहले कभी हुआ करते थे। एस्टियल रिवर एरिया में तुम्हारा दाखा था, तुम वहाँ पर सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वहाँ पर तुम एक अकेलौते मास्टर थे जो जान राम के तीसरे लेवल पर थे। लेकिन अब देखो जरा लिन फेंग के साथ मिलने के बाद अब तुम्हारी बैटल पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। वो भी इसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पर कौन जीता। और वो दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, एक के पास फायर एट्रीब्यूट है और दूसरे के पास आइस एट्रीब्यूट है। जब यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं तो यहीं पर हमें रैंक नंबर 3 का लड़का दिखाया जाता है, इसका नाम ज़ूलू टियान है। ज़ूलू टियान उनकी तरफ देख रहा होता है, ये इनके सेक्टर का सबसे जीनियस डिसाइपल है। तो वो उनकी तरफ देखने के बाद वहीं पर खड़ा खड़ा कहता है मिस्टर चीज यहाँ पर अपने साथ स्ट्रॉन्ग चीजी सोल्जर्स को लेकर आए हैं, मैंने यहाँ पर इनके कैप्टन को पकड़ लिया तो फिर ये सारे का सारा मसला हल हो जाएगा, ये सारे सोल्जर खुद ही यहाँ से डरकर भाग जाएंगे। ज़ूलू टियान वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पर काफी सारी आइस क्रिस्टल्स बना देता है। बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स के साथ साथ वहाँ पर एक स्पेशल मूव जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ आइस विंड होता है उसको यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। पर तेज हवा चलने की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मास्टर चीफ को फाइट करने में काफी मुश्किल होती है क्योंकि वो फायर एट्रीब्यूट यूजर होते हैं। इसी वजह से बॉडी के ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। दूसरे सोल्जर्स जो के नीचे खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर आइस विंड को यूज किया है, इस तरह के वेदर में मास्टर चीन से फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आइस पावर बहुत ज्यादा है। ये लोग तो बहुत बड़े कमीने हैं, ये यहाँ पर मिलकर फाइट कर रहे हैं हमारे अकेले मास्टर के साथ, दोनों यहाँ पर मिलकर फाइट कर रहे हैं। सेक्टर पैट्रियार्च अपने जीनियस डिसाइपल लूजू से कहते हैं लूजू तुम पूरे टाइम पर हो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तो तुम यहाँ पर हो। इसके साथ ही सेक्टर पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक स्पेशल मूव जिसका नाम एक्सट्रीम आइस बाउंड होता है उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से मास्टर चीफ वहाँ पर आइस के अंदर पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। तो पैट्रियार्च मास्टर चीफ से कहते हैं मास्टर चीफ मेरी इस दुनिया में जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ है तुम बहुत ज्यादा वीक हो क्योंकि तुम फायर एट्रीब्यूट यूजर हो। अभी वो अपने हाथ में आइस क्रिस्टल निकालते हैं और इस आइस क्रिस्टल को लेकर उसकी गर्दन के अंदर दंसाने लगते हैं। जैसे वो आइस क्रिस्टल मास्टर चीफ के करीब पहुंचता है, इसी वक्त उस आइस क्रिस्टल के ऊपर अटैक होता है, वो टूट जाता है। पैट्रियार्च पीछे की तरफ देखता है और कहता है अब यहाँ पर कौन आ गया है, तो हमारा लिन फेंग यहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है लगाई था कि तुम सभी लोग बहुत बड़े कमीने और बेशरम हो जो कि यहाँ पर फेयर एंड स्क्वेयर फाइट भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर दो लोग मिलकर एक अकेले मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर हमारी एपिसोड 253 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो डार्क स्पिरिट के एपिसोड 254 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्नो एंड माउंटेन विलेज का सीन दिखाया जाता है। स्नो एंड माउंटेन विलेज में जहाँ पर मास्टर चीफ अपनी चीजी सोल्जर आर्मी को लेकर पहुंचे होते हैं। वो वहाँ पर जाने के बाद स्नो एंड माउंटेन विलेज के पैट्रियार्च के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जबकि लूजू वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा होता है। तो हमारा लिन फेंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है। लिन फेंग वहाँ पर पहुंचने के बाद उनके ऊपर अटैक करता है, मास्टर चीफ को वहाँ पर बचा लेता है। मास्टर चीफ फाइट करने के बाद काफी जख्मी होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा लिन फेंग अपने पास एक पिल निकालता है, मास्टर चीफ से कहता
कहता है मास्टर जी लगता है कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, जल्दी से आप इस पिल को खाएं और रेस्ट करें, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। तो मास्टर जी उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मैं रेस्ट करने वाला हूँ। तो हमारा लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर सेक्टर के पैट्रियार्च खड़े होते हैं। वो उसे कहता है हांजू टियान आज तुम मरने वाले हो, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हांजू टियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वर्ल्ड ऑफ द आइस एंड स्नो को यूज करते हुए वहाँ पर पूरे की पूरे एरिया को आइस में कवर कर देती है। पहले वहाँ पर आइस होती है तो अब वहाँ पर वेदर भी आइस में चेंज हो जाता है, यानी काफी तेज हवा चलने लगती है। हाँ लिन फेंग सोच रहा होता है यहाँ पर इसका ये वाला स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब ये लोग यहाँ पर इस स्किल को यूज करते हैं क्योंकि ये लोग स्नो एंड माउंटेन विलेज से हैं तो ज्यादा ठंड में कोई भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन मेरी चीजी आर्मी के लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। वो सभी लोगों के लिए ये वाला इलाका फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ना मेरे चीजी ट्रूप्स इतने ज्यादा हैं कि मैं यहाँ पर इनके पूरे के पूरे आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज को अपने सोल्जर से रौंद कर रख सकता हूँ। मैं कहता है तो फिर जल्दी से इसको यहाँ पर खत्म करते हैं और साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर अपनी जान फायर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा लिन फेंग अपनी तलवार निकालता है तबकि सेक्टर के पैट्रियार्च अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करने के बाद आगे गुजर जाता है और उसके ऊपर कट लगाता है जिसकी वजह से जुटियान वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और सिर्फ एक स्लैश के साथ हान जुटियान की मौत हो जाती है। बाकी के सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पैट्रियार्च हान जुटियान फेंग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ हमारे पैट्रियार्च को मार दिया, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। और वो सभी लोग वहाँ पर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। लिन फेंग अपने चीजी सोल्जर से कहता है सभी चीजी सोल्जर्स मेरी कमांड को फॉलो करो। वो उन सभी से कहता है मेरे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर इन सभी लोगों को मार डालो, किसी एक में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और इसके साथ साथ माउंटेन विलेज के पूरे विला को बर्बाद कर दो। तो चीजी सोल्जर्स ऑर्डर्स को सुनने के बाद बड़ी स्पीड से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो एक एक करके उन सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर मार रहे होते हैं कि हमारा बाडाओ भी यहीं पर होता है। बाडाओ ऊपर से खड़ा होकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो ब्लेड फोर्स को रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर कोल्ड वेदर को हरा रहा होता है। लिन फेंग कहता है बाडाओ जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेव हुआ करता था आज वो जान लेवल के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। ऊपर से इसके पास जो ब्लेड पावर है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इसकी कम्प्रीहेंशन की पावर भी काफी ज्यादा है। ये जिस तरह से अटैक करता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मुझे लगता है कि मेरा बाडाओ आसानी के साथ सेकंड की लेयर के लोगों को हरा सकता है। कई बार लूजू को भी दिखाते हैं जो कि 8 ऑफिशियल्स में से 8वें नंबर की रैंकिंग के ऊपर है। वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करता है और कहता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर तो पूरे 10,000 चीजी सोल्जर्स हैं और ऊपर से इनके साथ लिन फेंग भी है और लिन फेंग के साथ उसका वो गुलाम भी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो सभी सोल्जर्स मेरे तक पहुंचाएं या फिर लिन फेंग मुझे देख ले। लिन फेंग भी उसको देख लेता है और कहता है लगता है कि तुम भाग कर जाना चाहते हो। हमारा लिन फेंग वहीं पर अपने विंड वाले मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम बचकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार चलाता है और उस बेचारे की गर्दन ही काट देता है। यहीं पर हमारे लूजू के बारे में बताया जाता है कि लूजू कभी 8 हाई ऑफिशियल्स में से 8वें नंबर की रैंकिंग पर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त 8 हाई ऑफिशियल्स की रैंकिंग में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही बचे हैं। सबसे पहले नंबर पर इनका जो प्रिंस है जिसका नाम डान वूजा है वो पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर स्काई मून है जिसका नाम युई टियानमिंग है और तीसरे नंबर पर वू किंग है जो कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर से है। चौथे नंबर पर 8 हाई ऑफिशियल्स में से हमारा लिन फेंग अभी तक जिंदा है। यहीं पर खड़े खड़े हमारा लिन फेंग कहता है तो जहाँ पर मेरा बदला कंप्लीट हो चुका है, जितने भी लोग इस सब में शामिल थे मैंने उन सभी को खत्म कर दिया। अब वो सोच रहा था कि अंकल लियो और फीफी वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, हान मैन और उसके साथ पोजुन वो सभी लोग मैं काफी दिन हो गए उन सभी लोगों से मिला नहीं हूँ। लास्ट टाइम मैं अंकल लियो से इंपीरियल सिटी में मिला था, उस वक्त जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा था कि वो लोग हर तरह की उम्मीद खो चुके हैं पर मैं यहाँ का काम खत्म कर लूँ उसके बाद मैं अंकल से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। हमारा लिन फेंग कहता है जबकि सेक्टर मास्टर यहाँ पर मार चुका है और साथ ही लूजू भी मार चुका है तो लगता है कि इनके सेक्टर की एनाइलेशन को कोई भी नहीं रोक सकता, तो मैंने यहाँ पर बाहर का सारा बदला ले लिया है। अब मेरे जितने भी दुश्मन बचे हैं वो सारे के सारे इंपीरियल सिटी में हैं। इंपीरियल सिटी के अंदर जितने लोग छुपे हुए हैं मुझे उन सभी को भी ढूंढना होगा और उन सभी को भी मारना होगा। यहाँ पर एपिसोड 254 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।